रहे। बैंग बैंग बैंग, टकराव की धीमी धीमी आवाजें लगातार आती रहीं। गैंडाल्फ की ढाल का मूल्य तेजी से घट रहा है, लेकिन ज़ुओडाउलिन का दिल दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। उसके द्वारा किया गया प्रत्येक हमला रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रभाव पैदा करता था। किसी भी अन्य पेशेवर, यहाँ तक कि मानसिक रक्षा में विशेषज्ञता रखने वाले योद्धा की भी इस तरह के हमले के बाद आत्मा नष्ट हो जाती और वह उनके नियंत्रण में एक कठपुतली बन जाता। लेकिन मेरे सामने खड़ा ये जादूगर, उसकी ढाल नष्ट होने के अलावा उस पर कोई असर नहीं पड़ा। जब भी ढाल टूटने वाली होती, वह उसे फिर से भरने के लिए तुरंत आर्केन बैरियर का प्रयोग कर सकता था। फिर वह वहीं खड़ा रहा, अपनी भावहीन आंखों से खुद को घूरता रहा। ये पसंद है, ऐसा लगता है मानो उसमें आत्मा ही नहीं है। वह कैसे संभव है? आत्मा के बिना मैं अब किससे लड़ रहा हूँ? एक पत्थर। ज़ुओडाउलिन जितना इसके बारे में सोचता गया, यह उतना ही भयावह लगने लगा। उसे तो ये भी लगा कि गैंडाल्फ नाम का ये व्यक्ति उससे भी ज्यादा विचित्र था, एक आत्मा नियंत्रक। एकाग्रता में वह क्षणिक चूक थी। इसे ज़ू हुआई ने बिल्कुल सटीक रूप से कैद किया, जो अवलोकन क्षेत्र के किनारे पर थे। मौका, उन्होंने तुरंत गैंडाल्फ को जवाबी हमला करने का निर्देश दिया। भनभनाहट, गैंडाल्फ से एक अदृश्य लहर पल भर में सभी दिशाओं में फैल गई। निषिद्ध मंत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। एक बार फिर भारी दबाव छा गया। ज़ुओडाउलिन का शरीर अचानक स्थिर हो गया और उसकी गति तेजी से कम हो गई। उसके पैरों के नीचे की पथरीली जमीन इंच इंच करके फट रही थी। हे, फिर से वही चाल। मुखौटे के नीचे से उसकी कर्कश ठंडी हंसी सुनाई दी। आपकी तकनीकें शक्तिशाली हैं, लेकिन ताकत में इतने बड़े अंतर के सामने वे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की थी। गैंडाल्फ के भव्य तारा चंद्रमा वस्त्र अचानक चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा उठे। अनगिनत तारों और अर्धचंद्राकार चंद्रमाओं के प्रतीक उस वस्त्र पर प्रवाहित होकर एक जगह आकर मिल गए। ये स्टार एंड मून रोग का सेट इफेक्ट है। रहस्यमय दोहरा रूपांतरण। 500 मैना का उपयोग करने से आप कूलडाउन समय को अनदेखा कर सकते हैं और एक ही कौशल को तुरंत 2 बार उपयोग कर सकते हैं। भनभनाहट, शीतलन और मंत्रोच्चार की अनदेखी करते हुए एक और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रकट हुआ और अचानक कहीं से गिर पड़ा। दोनों गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों के प्रभाव तुरंत एक दूसरे पर आरोपित हो गए। क्या? ज़ुओडाउलिन के चेहरे से मुस्कान एकदम गायब हो गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो 2 अदृश्य पहाड़ उस पर दबाव डाल रहे हों। गुरुत्वाकर्षण बल का 10 गुना, नहीं, ये 20 गुना है। स्नैप, तनाव के कारण उनके घुटनों की हड्डियां चटक गईं। खड़े रहने की मुद्रा को और अधिक देर तक बनाए रखने में असमर्थ होकर वह धड़ाम से एक घुटने के बल गिर पड़ा। जमीन पल भर में धंस गई, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका शरीर मानो शीशे से भरा हुआ है और एक उंगली हिलाना भी बेहद मुश्किल था। पहली बार उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। मुझे वास्तव में एक ऐसे जादूगर ने हरा दिया जो केवल 20वें स्तर का था। अब गैंडाल्फ ने इस जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर का लाभ उठाया। उसने कुछ भी नहीं रोका। उसके भीतर की जादुई शक्ति एक टूटे हुए बांध की तरह बेकाबू होकर उमड़ पड़ी। उसने अपनी छड़ी ऊंची उठाई और उसे आकाश की ओर इशारा किया। उसने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। यह एक प्राचीन अस्पष्ट शब्दांश था जो विनाश की भावना से भरा हुआ था। जैसे ही उसने मंत्रोच्चार किया, पूरी घाटी हिंसक रूप से कांपने लगी। आकाश में अंधेरा छा गया। काले बादल घिर आए, बिजली चमकी और गरज सुनाई दी। घाटी में अचानक कहीं से भी अत्यधिक क्रोध का एक तूफान आ उठा। हवा ऐसे गरज रही थी मानो हजारों राक्षसों की दहाड़ हो। चारों ओर रेत और पत्थर उड़ने लगे और आकाश में अंधेरा छा गया। कई किलोमीटर के दायरे में सभी पेड़ जड़ से उखड़ गए, हवा में उड़ गए और पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए। असंख्य भटकते हुए जानवर खौफनाक चीखें मार रहे थे और इससे पहले कि वे भाग पाते, उन्हें भयानक हवा ने उड़ा दिया और खून और मांस से भरे आकाश में फेंक दिया। इनमें एक लेवल 20 का एलीट बॉस भी शामिल है, धरती को चीरने वाला दानव भालू। तूफान के सामने उसका विशाल शरीर कागज की तरह नाजुक था और चीखने से पहले ही धूल में मिल गया। निषिद्ध मंत्र, प्रज्वलित तूफान। जैसे ही अंतिम अक्षर समाप्त हुआ, उस विनाशकारी तूफान ने अपना रूप धारण कर लिया। तूफान के भीतर अनगिनत नीले रंग के पवन ब्लेड, जो हवा के तत्वों से अत्यधिक संपीड़ित हो गए थे, बेतहाशा घूम रहे थे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट रहे थे। ज़ुओडाउलिन, जो वहीं पर जकड़ा हुआ था, अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने उस विनाशकारी दृश्य को देखा, उस तूफान को देखा जिसने आकाश को नीला कर दिया था, और नकाब के पीछे छिपी उसकी आंखें एक विकृत कट्टरता से धधक रही थी। हा 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 हा, दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प। वह पागलों की तरह हंसने लगा। तुम मुझे लगातार नए नए सरप्राइज दे रहे हो। मुझे करना ही होगा, मुझे तुम्हें हर हाल में वापस लाना होगा। लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी भयानक तूफान में पूरी तरह से दब गई। उसकी आकृति उसमें समा गई और पल भर में गायब हो गई। डॉट डॉट डॉट। दूर नहीं, एक एकांत पहाड़ी के पीछे ये शी, युआन काय और शेनफुहाई आकाश और पृथ्वी तक फैले उस विशाल तूफान को देखकर अचंभित रह गए। उनके दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गए थे। वह क्या है? युआन काय की आवाज कांप रही थी। शेनफुहाई ने बड़ी मुश्किल से निगलते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि बड़ा बॉस उस नकाबपोश आदमी से लड़ रहा हो? ये दृश्य कुछ ज्यादा ही अतिरंजित है। ये शी ने अपना मुंह ढक लिया, उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यही उस बड़े आदमी की असली ताकत हो सकती है? डॉट डॉट डॉट। आगे दूर, प्रांतीय टीम के कुछ उम्मीदवार जो सौभाग्यवश ज़ुओडाउलिन के नियंत्रण से बच निकले थे और अभी भी स्थिति को लेकर असमंजस में थे, उन्होंने भी अपना काम रोक दिया। वे दूर स्थित नीले रंग के प्रलय के बाद के दृश्य को भय से घूर रहे थे। हर किसी को ऐसा लग रहा था मानो वे किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हों। वह क्या चीज है? उम्मीदवारों में से एक ने कुछ हैरानी जताते हुए बोलना शुरू किया। क्या ये कौशल किसी बॉस द्वारा जारी किया गया था? क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसके साथी ने तुरंत जवाब दिया, अगर बॉस की शक्तियां इतनी जबरदस्त होती तो राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा देने का हमारा क्या फायदा? इससे अच्छा तो हम लेटकर मरने का इंतजार ही कर लें। तो क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि यह द्वीप पर किसी प्रकार का परीक्षण हो? हे, तो मैं परीक्षा छोड़ देता हूँ। अध्याय 94, ज़ुओडाउलिन का सदमा। नीले आसमान में छाए तूफान के बीच ज़ुओडाउलिन की आकृति उग्र लहरों पर एक छोटी नाव की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। असंख्य ठोस पवन ब्लेड तेज सीटी बजाते हुए सभी दिशाओं से अंदर की ओर आते हैं। हे, तूफान की गर्जना के बीच एक कर्कश हंसी गूंज उठी।
उसके चेहरे पर लगे भयानक मुखौटे से काले धुंध के घने गुच्छे निकल रहे थे जो उसके चारों ओर घूम रहे थे। डिंग डिंग क्लैंग क्लैंग, हवा का ब्लेड काले कोहरे से टकराया जिससे एक तीखी धातुई ध्वनि उत्पन्न हुई और फिर वह धुंध में समा गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। काला कोहरा और भी घना होता चला गया। वे उमड़ पड़े और दहाड़ते हुए तेजी से विशाल नीले तूफान को एक अशुभ गहरे रंग में रंग दिया। अंततः सारा काला कोहरा एक जगह आकर ठहर गया। तूफान के केंद्र में एक विशाल प्रेत समान प्राणी प्रकट हुआ। वह प्रेत एक विशालकाय जानवर जैसा दिखता था जिसके सिर पर 2 सींग और शरीर पर नुकीले पंजे थे। उसका पूरा शरीर अनगिनत विकृत और विलाप करती आत्माओं से बना था जिनसे घिनौनी घृणा और निराशा निकल रही थी। उसने अपना विशाल मुंह खोला और ज़ुओ डाओलिन के पूरे शरीर को पूरी तरह से घेरकर उसकी रक्षा की। तूफान कितना भी भयंकर क्यों न हो, उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ज़ुओ हुआई ने गैंडाल्फ के नजरिए से इस दृश्य को चुपचाप देखा। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उस विशालकाय प्रेत के भीतर अनगिनत आत्माएं पीड़ा से कराह रही थी। उनमें मनुष्य और पौराणिक जीव जंतु भी शामिल थे। उन्हें जबरन एक साथ मिला दिया गया जिससे एक भयावह और शक्तिशाली ताकत का गठन हुआ। आत्माओं से निर्मित एक अवरोध। अच्छा विचार, ज़ुओ हुआई ने ठंडी हंसी हंसी। दुर्भाग्यवश आपकी मुलाकात मुझसे हो गई। बिना जरा भी झिझके उसने तुरंत एआई को नए निर्देश जारी कर दिए। घाटी में गैंडाल्फ ने धीरे धीरे अपने हाथ में फायर ब्लास्ट कोर को ऊपर उठाया। निषिद्ध मंत्र उल्का वर्षा। आकाश में भयावह हरी लपटों से जलते हुए 5 विशाल उल्कापिंडों ने अपना रूप बदला और एक गर्जना के साथ काले तूफान में जा गिरे। बूम बूम बूम, उल्कापिंड उस विशालकाय राक्षस के पुतले से टकराया और एक भयानक गर्जना के साथ फट गया। भयानक हरी लपटों ने पल भर में उस प्रेत के पूरे शरीर को ढक लिया और वे बेतहाशा जलने लगी। सिजल, ऐसा लग रहा था मानो कोई हिम्मत पिघले हुए लावा से टकरा गया हो। असंख्य आत्माओं से बना वह विशालकाय प्रेत नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से पिघलने और विलीन होने लगा। आओ, उस प्रेत के भीतर से अनगिनत आत्माएं पीड़ा से चीख रही थी। वे हरी लपटों में छटपटा रहे थे और संघर्ष कर रहे थे मानो वे दुनिया के सबसे भीषण दर्द को सह रहे हों। प्रेत के प्रभाव में आकर ज़ुओ डाओलिन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। ये किस तरह की ज्वाला है? वह अविश्वास से हौंकने लगा। ये सचमुच आत्मा को सीधे जला सकता है। मैंने आपको बहुत कम आंका। उसने बेतहाशा अपनी शक्ति का संचार किया और उसके शरीर से काली धुंध निकली जो हरी लपटों को बुझाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन हरी लपटें बेहद विचित्र थीं। जब वे काली धुंध से टकराईं तो वे और भी अधिक उग्र रूप से जलने लगी। वह विशालकाय प्रेत तेजी से सिकुड़ रहा था और तेजी से अस्थिर होता जा रहा था। उसी क्षण ज़ुओ डाओलिन के चेहरे पर लगे अजीब मुखौटे से भी क्लिक क्लैक की आवाज आई। मास्क पर बारीक दरारें तेजी से फैलती हैं। ठीक तभी मास्क के पीछे से अचानक एक स्पष्ट तीखी महिला आवाज सुनाई दी जिसमें थोड़ी सी जल्दबाजी का भाव था। ज़ुओ डाओलिन, क्या काम पूरा हो गया? स्थानिक निर्देशांक सक्रिय करें, मैं टेलीपोर्टेशन चैनल खोलने वाला हूँ। ज़ुओ डाओलिन की आंखें उदास थीं। वगैरह, मुझे शायद थोड़ा और समय चाहिए होगा। महिला की आवाज फिर से सुनाई दी और उसकी आवाज में चिंता बढ़ती जा रही थी। समय समाप्त हो रहा है। सेना के सरणी विशेषज्ञों ने हमारे स्थानिक हस्तक्षेप की रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी है। वे ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में मीद्वीप पर निशाना साध लेंगे और फिर हम चाहकर भी वहां से निकल नहीं पाएंगे। समझा? मुखौटे के नीचे ज़ुओ डाओलिन की आंखें पल भर में ठंडी और पागलपन भरी हो गईं। घाटी के बाहर नियंत्रित परीक्षार्थियों का समूह वहां खाली निगाहों से खड़ा था। उस क्षण मानो उन पर किसी अदृश्य शक्ति ने हमला कर दिया हो। वे अचानक एक तीखी चीख लेकर जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर पीड़ा से कराह रहे थे। वे सिकुड़कर बैठे थे। उनके शरीर हिंसक रूप से कांप रहे थे। उनके चेहरे कागज की तरह पीले थे और उनके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। उनके शरीरों से शुद्ध ऊर्जा की धाराएं जबरन निकाली जा रही थीं, जो अदृश्य धाराओं में परिवर्तित हो रही थीं और अंतरिक्ष को पार करते हुए घाटी की गहराई में उग्र रूप से बह रही थीं। ये भयावह वापसी की प्रक्रिया तभी रुकी जब सभी लोग बेहद कमजोर और सुस्त हो गए। एक ही समय पर घाटी के अंदर ज़ुओ डाओलिन की आभा अचानक बढ़ गई और पल भर में एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई। गर्जन, उसने ऊपर देखा और एक ऐसी दहाड़ मारी जो अमानवीय लग रही थी। विशालकाय राक्षस का प्रेत, जो पहले ही आधे से अधिक सिकुड़ चुका था, अपार ऊर्जा के संचार के कारण पल भर में कई गुना बड़ा हो गया। उसने अचानक अपना विशाल मुंह खोला और एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी। उस भीषण गर्जना ने आसपास के नीले रंग के तूफान को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। हा 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 हा, ज़ुओ डाओलिन पागलों की तरह हंसा। उसकी आवाज कर्कश और विकृत थी। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। अगले ही क्षण विशालकाय प्रेत प्राणी ने अपने शरीर पर अभी भी जल रही हरी लपटों की परवाह न करते हुए एक काले जलप्रपात में रूपांतरित होकर गैंडाल्फ की ओर हड़बड़ा उठा। गैंडाल्फ ने चकमा नहीं दिया। छिपने की कोई जगह नहीं थी। वह पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुका है। जादुई अवरोध। क्रिस्टलीय सुरक्षा कवच की एक परत पुनः प्रकट हो गई। हालांकि उस काले जलप्रपात के प्रभाव से ढाल की सतह पर हिंसक लहरें फैल गईं। इस सुरक्षा कवच का मूल्य अभूतपूर्व दर से घट रहा है। ये 10 सेकंड से भी कम समय तक चला। स्नैप, रहस्यमय अवरोध पल भर में चकनाचूर हो गया और अनगिनत प्रकाश बिंदुओं में बदल गया। तेज धारा से एक अदृश्य काला हाथ निकला और उसने गैंडाल्फ की गर्दन पकड़ ली। वह बेकाबू होकर जोर जोर से हंसने लगा। अंत में तुम हार गए। आज्ञाकारी होकर मेरे साथ आओ। उसके बोलने के बाद उसकी हथेलियों से अनगिनत चिपचिपी काली फुहारें निकली, जो गैंडाल्फ की गर्दन से नीचे बहते हुए तेजी से उसके शरीर में फैल गईं। वह इस परिपूर्ण शरीर पर पूर्णतः नियंत्रण रखना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे वह बाकी सभी पर नियंत्रण रखता था। विला के बेडरूम के अंदर ज़ुओ हुआई को यह दृश्य देखकर आनंद आया। इस आदमी को इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी गैंडाल्फ को मारना नहीं चाहता। वे गैंडाल्फ को वापस लाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल ज़ुओ डाओलिन की अनियंत्रित हंसी अचानक रुक गई। उसकी आवाज में अकल्पनीय भय व्याप्त था। ये कैसे संभव है? तुम्हारे अंदर आत्मा क्यों नहीं है? यह असंभव है। आप क्या? गर्दन जकड़ी होने के बावजूद गैंडाल्फ के ठंडे चेहरे पर आश्चर्यजनक रूप से मानवीय उपहास का एक संकेत दिखाई दिया। एआई उसे नियंत्रित कर रहा था, जो धीरे धीरे और सोच समझकर बोल रहा था। मूर्ख मनुष्य, और कोई मेरे प्रभु की महानता को कैसे समझ सकता है? उसके मुंह से ये शब्द निकले भी नहीं थे कि उसने इन्हें पहन लिया। गैंडाल्फ के हाथ में मौजूद फायर कोर अचानक हल्की सी चमकने लगी।
स्प्लिट फायर बॉल, मुट्ठी के आकार का एक अग्निगोला तुरंत आकार ले लिया। जूओ डॉलिन, जो इस घटना से बुरी तरह सदमे में थी, बिल्कुल भी प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थी। पफ, देखने में मामूली लगने वाला वह आग का गोला सीधे उसके फटे हुए भूतिया मुखौटे से टकराया। मुखौटे के नीचे से एक दिल दहला देने वाली, तीखी और चुभने वाली चीख निकली। जूओ डॉलिन अवाक रह गया और उसने अचानक गैंडाल्फ का हाथ छोड़ दिया। उसने अपना चेहरा ढक लिया और गुस्से से दहाड़ मारी। आखिरकार मैं गलत था। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा। पल भर में पहले से ही नाजुक भूत का मुखौटा अब उस दबाव को सहन नहीं कर सका। भयानक हरी लपटों से झुलसकर ये टुकड़ों में बिखर गया और राख में बदल गया। मुखौटे के नीचे पीड़ा से विकृत चेहरा छिपा हुआ था। बेडरूम के अंदर जो हुआई, जिसने अपने क्लोन के नजरिए से ये दृश्य देखा, क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। यह आदमी, ये लू क्यूई कैसे हो सकता है? अध्याय 95, शीर्ष विद्वान। एक मंद रोशनी वाले गुप्त कमरे में छप छप गहरे हरे रंग के तरल से भरे बाथटब से एक नग्न व्यक्ति अचानक उठ बैठा। फुफ, उसने मुंह भरकर काला खून थूका जिसमें मांस के टुकड़े मिले हुए थे और उसकी आभा तुरंत कमजोर हो गई। कमरे के कोने में बिजनेस सूट पहने एक महिला ठंडे लहजे में भावहीन होकर उसे घूर रही थी। क्या चल रहा है? उस आदमी की आवाज कर्कश थी। वह जूओ डॉलिन था। उसने एक लंबी आह भरी, बाथटब के किनारे पर झुक गया और उसकी आंखों में अभी भी भय का एक अंश दिखाई दे रहा था। यह मिशन असफल रहा। मुझे एक बच्चे ने धोखा दिया। जूओ डॉलिन ने अपने फटे हुए होंठों को चाटा। ये पहली बार है जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जिसके पास आत्मा नहीं है। उस महिला ने अपने सोने के फ्रेम वाले चश्मे को ऊपर की ओर सरकाया। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कारण क्या हैं। अगर आप असफल होते हैं तो आप असफल हो जाते हैं। महिला खड़ी हुई, अपनी स्कर्ट ठीक की और दरवाजे की ओर चल पड़ी। इस मिशन की योजना श्री डुआन ने व्यक्तिगत रूप से बनाई थी। आप बाद में खुद ही उसे समझा सकते हैं। वह दरवाजे तक गई, रुकी और बिना सिर घुमाए बोली। इसके अलावा जूओ डॉलिन, अपनी अहंकारी पुरानी आदत बदलो। टकराना, दरवाजा बंद कर दिया गया। कमरे में केवल जूओ डॉलिन ही रह गई। वह बाथटब में चुपचाप बैठा था। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची हुई थी कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। अगली बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। एक ही समय पर मीजिमा बज, एक विशाल चांदी का पोर्टल धीरे धीरे हवा में खुल गया। झांग डोंगलाई ने आगे बढ़कर एक भयावह आभा बिखेरते हुए अंदर से बाहर निकलकर हड़बड़ी मचा दी। उनके पीछे दर्जनों उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी और विशिष्ट सैनिक थे। विभाजित करना, पता लगाओ कि क्या कोई छात्र जीवित बचा है। झांग डोंगलाई ने तुरंत आदेश दिया। समूह तुरंत तितर-बितर हो गया और तबाह हुए इलाके में खोजबीन शुरू कर दी। जल्द ही इस खोज की खबर फैल गई। जनरल, इधर। झांग डोंगलाई तेजी से आगे बढ़ा और तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। विभिन्न प्रांतों के दर्जनों परीक्षार्थी जमीन पर बेसुध पड़े थे। वे सभी पीले पड़ गए थे और दर्द से कराह रहे थे, मानो बेहोश हों। उनके साथ मौजूद एक सैन्य चिकित्सक तुरंत आगे बढ़ा और उनमें से प्रत्येक की जांच की। सामान्य तौर पर वे अत्यधिक मानसिक परिश्रम के कारण शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। सभी स्वास्थ्य संकेत स्थिर हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। झांग डोंगलाई ने चारों ओर नजर डाली और पाया कि बीजिंग से चेन फैंग और लियू जी, शंघाई से गोडे और सिचुआन से झाओची सभी यहाँ मौजूद थे। डॉन गिल्ड के सदस्यों ने उनमें से एक को भी अपने साथ नहीं लिया। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। क्या ये हो सकता है कि दूसरी तरफ का निशाना कभी भी ये एस क्लास के छात्र नहीं थे, बल्कि गैंडाल्फ नाम का वह छात्र था। ये सोचकर झांग डोंगलाई का मन बेहद उदास हो गया। महान जिया साम्राज्य ने ऐसे स्तर का खिलाड़ी पैदा किए हुए काफी समय हो गया है। क्या डॉन गिल्ड के सदस्य उन्हें यूं ही ले गए? पूरी तरह से वही दोषी है। ठीक उसी समय जब वह दिल टूटने और पश्चाताप से भरा हुआ महसूस कर रहा था, कुछ ही दूरी पर घाटी के अंधेरे से एक आकृति धीरे धीरे उभरी। झांग डोंगलाई स्तब्ध रह गया। वह व्यक्ति तारों और चंद्रमाओं से सजे वस्त्र पहने हुए था। उसके हाथ में अग्नि तत्व का कोर था। उसके कदम स्थिर थे और उसकी सांसें शांत थीं। गैंडाल्फ के अलावा और कौन हो सकता है? उसे भी नहीं ले जाया गया। झांग डोंगलाई उत्साहित हो गया और लगभग तुरंत ही गैंडाल्फ के बगल में प्रकट हो गया। उसने दूसरे व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आवाज में दबी हुई चिंता साफ झलक रही थी। अरे सहपाठी, क्या तुम ठीक हो? क्या आपको कहीं चोट लगी है? गैंडाल्फ को नियंत्रित कर रहे जो हुआई ने जल्दी ही महसूस किया कि दूसरी तरफ से सेना की ओर से अतिरिक्त सैनिक आ रहे हैं। उसने शांति से अपना सिर हिलाया। गैंडाल्फ की अच्छी हालत देखकर झांग डोंगलाई ने राहत की सांस ली। तब मैं और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। जूओ डॉलिन ने न तो गैंडाल्फ को बंदी बनाया और न ही एस क्लास के छात्रों को अपने साथ ले गया। उसने आखिर किया क्या? या फिर उनके आने से पहले यहाँ वास्तव में क्या हुआ था? अपने संदेह दूर करने के लिए झांग डोंगलाई ने जवाब पाने के लिए दबाव बनाना जारी रखा। गैंडाल्फ, क्या आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति के हमले से नहीं हुआ था जिसने भूत का मुखौटा पहन रखा था? गैंडाल्फ ने सिर हिलाया। हमें इसका सामना करना पड़ा। मुझे ये भी पता है कि वह डॉन गिल्ड का सदस्य है। फिर मेरी उससे लड़ाई हो गई। क्या कहा आपने? झांग डोंगलाई की सांस अटक गई। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। तुमने उससे लड़ाई की? यह है जूओ डॉलिन, कुख्यात भगोड़ा जिसका नाम वांछित अपराधियों की सूची में है। हालांकि एक छात्र के शरीर पर कब्जा करने के बाद उसकी शक्ति काफी कम हो गई थी। लेकिन आपके जैसे लेवल 20 के पेशेवर के लिए यह कोई आसान काम नहीं है ना? गैंडाल्फ ने सिर हिलाया। विरोधी बहुत मजबूत था और उसे हराने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। तुमने सचमुच उसे मार डाला? ये सुनकर झांग डोंगलाई पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। लेकिन गैंडाल्फ की वर्तमान स्थिति को देखकर तो ऐसा लगता है कि उन्हें वास्तव में कोई नुकसान नहीं हुआ है। क्या यह आदमी मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर है? झांग डोंगलाई को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि गैंडाल्फ के पास स्वयं कोई आत्मा नहीं थी और आत्मा भक्षक नीदफ्लेम की आत्माओं को दबाने की क्षमता के साथ वह आत्मा नियंत्रक जूओ डॉलिन के लिए एक आदर्श प्रतिकार था। इसके अलावा जोडोल्फ गैंडाल्फ को जिंदा पकड़ने पर इतना केंद्रित था कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इससे गैंडाल्फ को एक अवसर मिला। झांग डोंगलाई ने जल्दी ही होश संभाला और घबराकर पूछा, तो वह नकाबपोश आदमी अब कहाँ है? जू हुआई ने अपना हाथ उठाया और घाटी की गहराई की ओर इशारा किया।
मैंने उसका मुखौटा तोड़ दिया। वह व्यक्ति कोमा में भी चला गया। मेरा सुझाव है कि आप उसे गिरफ्तार करें और उससे गहन पूछताछ करें। जू हुआई का इशारा स्वाभाविक रूप से लू क्यूई की ओर था, जो बेहोश थी। वह भली भांति जानता था कि लू क्यूई स्वयं जुओ दाओलिन नहीं हो सकता, अधिक से अधिक वह एक दयनीय कठपुतली था। लेकिन वह भला ऐसी किसी चीज को कैसे जाने दे सकता है जिससे जुओ परिवार और लियू योरू को नुकसान पहुंच सकता है। झांग डोंगलाई ने अपने पीछे मौजूद सैनिकों को निर्णायक आदेश दिया। जाओ, उसे वापस लाओ। कई सैनिकों को आदेश मिला और वे तेजी से घाटी की गहराई की ओर दौड़ पड़े। जल्द ही वे बेहोश लू क्यूई को भूत के मुखौटे के बिखरे हुए टुकड़ों के साथ वापस ले आए। लू क्यूई को सैनिकों द्वारा सहारा देते हुए देखकर झांग डोंगलाई ने राहत की एक लंबी सांस ली। मेरे ऊपर मंडरा रहा बोझ आखिरकार हट गया। आज के नाटकीय उतार चढ़ाव उनके स्वयं युद्ध के मैदान में जाने से भी अधिक रोमांचकारी थे। घटनास्थल पर पहुंचे अन्य उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी भी खबर सुनकर अविश्वास से स्तब्ध रह गए। डॉन गिल्ड के एस रैंक सोल कंट्रोलर जुओ डाओलिन एक भी परीक्षार्थी को अपने साथ ले जाने में असफल रहे। बल्कि क्या सच में उनका अपना मुखौटा ही चकनाचूर हो गया था? क्या ये सब उस युवा जादूगर ने किया था? इस आदमी ने तो सचमुच चमत्कार कर दिखाया है। कई उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों की निगाहें गैंडाल्फ की ओर देखते ही भावुक और संतुष्ट हो गईं। एक आंख वाले बूढ़े जनरल ने आगे बढ़कर गैंडाल्फ के कंधे पर जोर से थपथपाया। तुम गैंडाल्फ होगे, शानदार, शानदार, हमारे महान शिया साम्राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हैं। इसके बाद बेहोश छात्रों को एक एक करके जगाया गया और वे पोर्टल के रास्ते बाहर निकल गए। गैंडाल्फ को नियंत्रित कर रहे जू हुआई ने ये सब देखा और अचानक बोला, क्या राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा अभी भी चल रही है? इन शब्दों ने झांग डोंगलाई और कई उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। इतनी बड़ी घटना के बाद भी यह व्यक्ति राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के बारे में सोच रहा है। ये देखकर कि वे कुछ नहीं बोले, जू हुआई ने एक और वाक्य जोड़ा, मैं अब भी शीर्ष विद्वान बनने का इंतजार कर रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि इस साल की राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा रद्द कर दी गई हो? अगर ऐसा है तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये सारी मेहनत राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष अंक प्राप्त करने और प्रणाली के चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए ही तो है ना? ये सुनकर झांग डोंगलाई एक पल के लिए चौंक गया, फिर जोर से हंस पड़ा। हा 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 हा, तुम अब भी शीर्ष विद्वान बनने के बारे में सोच रहे हो, है ना? उसने हाथ हिलाते हुए बड़े गर्व से कहा, चिंता मत करो, मैं आपको अभी बता सकता हूँ। आपका डोंगिंग प्रांत इस वर्ष की राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा का विजेता है और तुम गैंडाल्फ इस साल की राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष अंक प्राप्त करने वाले हो। एक आंख वाले बूढ़े जनरल और कई अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों ने सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरे पर प्रशंसा भरी मुस्कान दिखाई दे रही थी। बिल्कुल सही, इस बार आपके प्रदर्शन को देखते हुए आप वाकई शीर्ष स्कोरर बनने के हकदार हैं। हम सभी सहमत हैं। हम कल राष्ट्रव्यापी घोषणा जारी करेंगे। जू हुआई को अंततः राहत मिली। ऐसा लगता है कि मेरी चुनौती निश्चित रूप से सफल। अध्याय 96 जवाबदेही। एक अधिकारी तेजी से झांग डोंगलाई के पास दौड़ा, सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ और सलाम किया। रिपोर्टिंग जनरल, शुरुआत में ही बाहर हो चुके उम्मीदवारों को छोड़कर द्वीप पर बचे हुए सभी उम्मीदवारों की गिनती हो चुकी है। कोई लापता नहीं है। झांग डोंगलाई का तनावग्रस्त शरीर स्पष्ट रूप से शिथिल हो गया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और उसके सीने पर पड़ा भारी बोझ आखिरकार हट गया। वह मुड़ा और गैंडाल्फ की ओर देखा। उसकी आंखों में स्पष्ट कृतज्ञता झलक रही थी। गैंडाल्फ, मेरे मित्र, वह आगे बढ़ा। उसकी आवाज गंभीर थी। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम झांग डोंगलाई है और मैं इस राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा का प्रभारी हूँ। आपने मुझे वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। उसने हाथ बढ़ाकर गैंडाल्फ के कंधे पर जोर से थपथपाया। आपने सिर्फ एक निर्दयी खलनायक को हराने से कहीं अधिक काम किया। इसने दर्जनों परिवारों की उम्मीदों को भी बचा लिया। मैं इस उपलब्धि की जानकारी बिना एक भी शब्द छोड़े सेना के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा। अच्छी खबर का इंतजार करो। झांग डोंगलाई ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उनका चेहरा और भी गंभीर हो गया। साथ ही मुझे आपको एक बात याद दिलानी होगी। डॉन गिल्ड हमेशा से ही निर्दयी और प्रतिशोधी रहा है। तुमने उनकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया और वे शायद पहले से ही तुम पर नजर रख रहे हैं। इस दौरान कम लाइमलाइट में रहने की कोशिश करें और ज्यादा दिखावा करने से बचें। वह रुका, फिर बोला, मैं तुरंत आपके डोंगिंग प्रांत के गवर्नर जनरल को सूचित करूंगा। उसे कहो कि वह जल्द से जल्द किसी को भेजकर तुम्हें राजधानी तक पहुंचा दे। राजधानी पहुंचने के बाद आपकी सुरक्षा की सर्वोत्तम गारंटी दी जाएगी। गैंडाल्फ को नियंत्रित कर रहे जू हुआई ने शांत भाव से सिर हिलाया। याद दिलाने के लिए धन्यवाद जनरल। झांग डोंगलाई ने इस संयम और शांति की और भी अधिक प्रशंसा की। इसी क्षण ये शी, युआन काय और शेन फुहाई भी सावधानीपूर्वक कुछ दूरी से दौड़ते हुए आए। वे सब गैंडाल्फ के चारों ओर जमा हो गए और अपने सामने खड़े उस विशालकाय सेनापति को देखकर वे सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। झांग डोंगलाई ने उन पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर हाथ हिलाकर अभिवादन किया। ठीक है, अब आप लोग वापस जा सकते हैं। दूरप्रेत संग्रह प्रणाली को पुनः सक्रिय कर दिया गया है। सेनापति को प्रणाम करने के बाद कर्मचारियों के मार्गदर्शन में समूह चांदी के टेलीपोर्टेशन पोर्टल की ओर अग्रसर हुआ। गैंडाल्फ की आकृति को प्रकाश में गायब होते हुए देखना। झांग डोंगलाई के चेहरे से कोमलता पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडा और निर्मम भाव आ गया। उसने अपने सहायक की ओर देखा। उसकी आवाज चाकू की तरह ठंडी थी। पता लगाओ कि लू क्यूई नाम का वह छात्र कौन है। हालांकि वह जुओ दाओलिन की मात्र एक कठपुतली था, लेकिन वह भूतिया मुखौटा अचानक कहीं से उसके हाथों में प्रकट नहीं हो गया। अगर मुझे पता चला कि उसका डॉन गिल्ड से जरा सा भी संबंध है। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। मुझे परवाह नहीं कि कौन उसका समर्थन कर रहा है, मैं उसे कभी भी इस अपराध से बच निकलने नहीं दूंगा। जियांगनिंग शहर, प्रमुख परीक्षा का केंद्र। टेलीपोर्टेशन नैरे चमक उठा। उसमें से गैंडाल्फ, ये शी, युआन काय और शेन फुहाई की आकृतियां उभरी। प्रतीक्षालय में ली गैंग एक गर्म तवे पर बैठी चींटी की तरह बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उन्हें मीजिमा में हुई घटना की खबर पहले ही मिल चुकी थी। मैंने मुख्यालय से बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे काम के बोझ से दबे हुए थे और फोन पर उनसे बात नहीं हो पाई। इससे वह बेहद चिंतित हो गया। फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चारों को सुरक्षित लौटे देख उसे आखिरकार थोड़ी राहत महसूस हुई।
आखिरकार तुम वापस आ गए। ली गैंग एक ही कदम में आगे बढ़ा और समूह को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। क्या तुम ठीक हो? द्वीप पर असल में क्या हुआ था? उसने चारों ओर नजर डाली, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। लू क्यूई कहाँ है? तुम में से सिर्फ 4 ही लोग वापस क्यों आए हो? शेन फुहाई ने गैंडाल्फ की ओर देखा और ये देखकर कि उनका बोलने का कोई इरादा नहीं है, उन्होंने खुद को तैयार किया और आगे बढ़े। मुख्य परीक्षक ली, लू क्यूई, ऐसा लगता है कि उसे जांच के लिए सेना द्वारा ले जाया गया है। उसने रुक रुक कर गैंडाल्फ से सुनी हुई बातें सुनाई। जैसे जैसे ली गैंग अपनी कहानी सुनाता गया, उसका चेहरा धीरे धीरे उदास होता गया। अंत में उसका चेहरा इतना काला हो गया था कि ऐसा लग रहा था मानो उससे स्याही टपक सकती है। क्या कहा आपने? इस दंगे के पीछे का असली दोषी लू क्यूई है। ली गैंग की आवाज कांप रही थी। उन्हें अचानक चक्कर आने लगे और वे लगभग अपना संतुलन खो बैठे। लू क्यूई, क्या वह डोंगहाई शहर के जो परिवार का सदस्य नहीं है? वह इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत कैसे कर सकता है? उसकी यह मजाल। ली गैंग की पीठ तुरंत ठंडे पसीने से भीग गई। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में हुई इस भारी गड़बड़ी का मूल कारण वास्तव में डोंगिंग प्रांत के उम्मीदवार थे। डोंगिंग प्रांत के प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल संभवतः समाप्त होने वाला है। ये सिर्फ वही नहीं था। यदि यह पुष्टि हो जाती है कि परीक्षार्थी ने डोंग गिल्ड के साथ मिलीभगत की थी, तो डोंगिंग प्रांत के गवर्नर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वह इसे आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर सका। अपने दिल में उठ रही उथल-पुथल को जबरदस्ती दबाते हुए उसने गैंडाल्फ और दूसरों के सामने एक ऐसी मुस्कान बिखेरी जो देखने में एक घुरघुराहट जैसी लग रही थी। तुम्हें वापस जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। इस बार आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। उसने अपना हाथ ऐसे हिलाया मानो उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो। समूह के जाने के बाद ली गैंग ने फोन उठाया। उन्हें इसकी सूचना तुरंत राज्यपाल को देनी चाहिए। उस रात कई काले रंग के सैन्य ऑफ रोड वाहन मूक स्टील के दानवों की तरह चुपचाप डोंगहाई शहर में प्रवेश कर गए। उस रात जो परिवार के मुखिया से लेकर दूर के रिश्तेदारों तक जिनका लू क्यूई से किसी भी तरह का संबंध था, उन सभी को पूछताछ के लिए ले जाया गया। डोंगहाई शहर का उच्च वर्ग हिल गया। जो परिवार के सदस्य जो हुआई इससे बचने में कामयाब रहे। उपनगरों में स्थित एक विला कमरा शांत था। जो हुआई बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी सांसें स्थिर थीं और वह गहरी नींद में सो रहा था। दिन भर के गहन काम के बाद मैं शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थक गया था। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का चयन हो जाने के बाद इस प्रणाली की चुनौती भी लगभग पूरी होने वाली है। वह बहुत अच्छे मूड में था और बहुत गहरी नींद सोया। रात स्याही की तरह काली थी। गलियारा लंबा था और रोशनी इतनी मंद थी कि वह लोगों की परछाइयों को विकृत कर देती थी और उन्हें खींचती हुई प्रतीत होती थी। चमड़े के जूतों की आवाज फर्श पर खोखली गूंज रही थी। एक के बाद एक आवाजें आ रही थीं। लियू युरू के दिल की धड़कन ताल के साथ तेज हो गई। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे धंस गए। उसके बगल में खड़े जो फैन के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, मानो कोई भाव ही न झलक रहा हो। साफ सुथरी सैन्य वर्दी पहने 2 आदमी बिना कुछ बोले आगे आगे चल रहे थे। अंततः वे एक भारी धातु के दरवाजे के सामने रुक गए। एक अधिकारी ने दरवाजा धक्का देकर खोला और एक तरफ हट गया। कृपया अंदर आएं। कार्यालय में हल्की रोशनी थी और हवा में एक ठंडी सी खामोशी छाई हुई थी। उस विशाल घोर अंधेरे एक तरफा कांच के ठीक सामने एक और पूछताछ कक्ष था, जो दिन के उजाले की तरह ही रोशन था। लियू युरू की निगाहें कांच के पार गईं और पल भर में जम गईं। पूछताछ की कुर्सी पर एक व्यक्ति छटपटा रहा था और बेतहाशा चीख रहा था। ये लू क्यूई है। उसकी कलाई और टखने मजबूत बेड़ियों से बंधे हुए थे और उसकी त्वचा छिल गई थी और खून से लथपथ थी। वह दर्द से बेखबर प्रतीत हो रहा था, व्यर्थ में छटपटाता रहा और बेतहाशा चीखें निकालता रहा। वाह, मुझे जाने दो, मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ को ढूंढना चाहता हूँ। एक अधिकारी पूछताछ कक्ष में दाखिल हुआ और भावहीन होकर उसके सामने खड़ा हो गया। स्मैक, शांत वातावरण में थप्पड़ की तीखी आवाज विशेष रूप से कर्कश थी। लू क्यूई की दहाड़ अचानक रुक गई। वह एक तरफ गिर गया। उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और उसके कंधे तेजी से हिलने लगे। दबी हुई धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई बुरी तरह घायल छोटा जानवर। क्यूई, लियू युरू को लगा जैसे सारा खून उसके सिर में चढ़ गया हो और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह शीशे की ओर दौड़ी और दोनों हाथों से ठंडे दर्पण पर जोर से प्रहार किया। मेरे बेटे को क्या हो गया है? तुम्हें उसे इस तरह से ट्रीट करने का क्या हक है? ये तो कानून अपने हाथ में लेने जैसा है। उसे जाने दो, मेरे बेटे को तुरंत जाने दो। दफ्तर के अंधेरे में से एक ठंडी आवाज गूंजी। हमने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? ली गैंग धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा, रोशनी की ओर चला गया। उसका चेहरा स्पष्ट क्रोध और व्यंग्य से भरा हुआ था। सुश्री लियू, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। उसने लियू युरू को घूर कर देखा। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। ये शर्म की बात है कि हमारी सेना ने आपके जो परिवार पर इतना भरोसा किया और लू क्यूई पर विश्वास किया। उसे राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में डोंगनिंग प्रांत का प्रतिनिधित्व करने दो। और इसका परिणाम क्या हुआ? आपके जो परिवार ने डोंग गिल्ड के साथ मिलीभगत करने की हिम्मत की, जिससे लगभग एक बड़ी आपदा आ गई। क्या? अध्याय 97 एसएस रैंक श्रेणी का अंधकार में रात्रि दानव स्वामी। जो फैन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह आगे बढ़ा और लियू युरू का रास्ता रोकते हुए उसकी भौहें तन गईं। मुख्य परीक्षक ली, यहाँ कुछ गलतफहमी जरूर हुई होगी। हमारा जो परिवार भला डोंग गिल्ड जैसे क्रूर संगठन के साथ कैसे मिलीभगत कर सकता है? लियू युरू को भी होश आया और उसने भी उन्हीं की भावनाओं को व्यक्त किया। हाँ, हम निर्दोष हैं। आपने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मेरे बेटे को रिहा करो। अन्याय, ली गैंग ने उपहास किया। उसकी हंसी तिरस्कार से भरी हुई थी। वह एक मशीन के पास गया और एक बटन दबाया। वन वे ग्लास के बगल वाली दीवार पर एक स्क्रीन रोशन हो जाती है और उस पर एक वीडियो चलने लगता है। ये दृश्य मीजिमा द्वीप के जंगल को दर्शाता है। लू क्यूई अकेला खड़ा था। उसका चेहरा आक्रोश और पागलपन से विकृत हो गया था। उसने अपनी स्पेस रिंग से एक भयानक भूतिया मुखौटा निकाला और बिना किसी झिझक के उसे पहन लिया। कैमरे ने उसका क्लोज अप शॉट लिया। जैसे ही उसने मास्क पहना, उसकी आंखों में उत्साह और उम्मीद की चमक आ गई। हमने मीजिमा द्वीप पर लू क्यूई के सभी वीडियो फुटेज की जांच की। ली गैंग की आवाज नरक की सबसे गहरी खाई से आने वाली ठंडी हवा की तरह थी।
जिस मुखौटे के कारण क्लास एस के वांछित अपराधी जुओ डाओलिन का रूप सामने आया, उसे लू क्यूई ने स्वेच्छा से पहना था। क्या अब भी तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि वह निर्दोष है? वीडियो चलना समाप्त हो गया और स्क्रीन काली हो गई। कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ था। लियू यूरू काली स्क्रीन को खाली निगाहों से घूर रही थी। उसे पूरे शरीर में ठंड लग रही थी, मानो वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गई हो। जू फैंग ने चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका चेहरा बेहद उदास था। अगर इस राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के दौरान एक उम्मीदवार आगे न आता और स्थिति को पलटकर नुकसान को कम न करता तो मैं अब आपसे इतनी विनम्रता से बात नहीं करने वाला हूं। तुम्हारे पूरे जो परिवार को बहुत पहले ही किसी अंधेरी और अंधकार में सैन्य जेल में कैद कर देना चाहिए था। वह रुका। उसकी निगाहें उन दोनों आदमियों पर घूम गईं जिनके चेहरे पीले पड़ गए थे। अब मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अंदर जाओ और उससे पूछो कि वह मांस कहां से आया। यही एकमात्र मौका है जब आपके जो परिवार को रियायत मिल सकती है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने बगल में बैठे अधिकारी की ओर इशारा किया। पूछताछ कक्ष की ओर जाने वाला दरवाजा धीरे धीरे खोला गया। जैसे आखिरी उम्मीद को थामे हुए, लियू यूरू सबसे पहले अंदर दौड़ी। जू फैंग ने गहरी सांस ली और उनके पीछे पीछे चलने लगा। पूछताछ कक्ष के अंदर लू क्यूई ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और ऊपर देखा। जब उसने लियू यूरू और जो फैंग को देखा तो उसकी पहले से खाली आंखों में आंसू भर आए। उन्हें ऐसा लगा मानो उन्होंने किसी उद्धारकर्ता को देख लिया हो। मम्मी, मम्मी, वह विलाप से भरी आवाज में चिल्लाया। यहाँ बुरे लोग हैं, उन्होंने मुझे मारा। माँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे डर लग रहा है। चीख पुकार सुनकर लियू यूरू का दिल तुरंत चकनाचूर हो गया। उसने लू क्यूई के शरीर पर लगे खून के धब्बों को नजरअंदाज करते हुए तुरंत उसके पास जाकर उसे कसकर गले लगा लिया। कीर, मेरी कीर। वह बेकाबू होकर रोने लगी। उसका दिल इतना दुख रहा था कि उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। डरो मत, मम्मी यही है, मम्मी यही है। कुछ देर बाद उसने उसे शांत किया। फिर लू क्यूई का चेहरा अपने हाथों में लेकर चिंता से पूछा कि यार, मम्मी को बताओ असल में क्या हुआ था। ये मास्क तुम्हें कहाँ से मिला? लू क्यूई ने पलकें झपकाईं। उसकी आंखों में अभी भी आंसू भरे हुए थे। उसने लियू यूरू के सवाल का जवाब नहीं दिया। वह बस उसकी बाहों में सिमटा रहा। माँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। उनकी आवाज कोमल और बच्चों जैसी थी, बिल्कुल 5 या 6 साल के बच्चे की आवाज की तरह। जो फैंग पूरे समय एक तरफ खड़ा रहा और ठंडेपन से देखता रहा। इस क्षण उनकी पहले से ही सिकुड़ी हुई भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं। यूरू, उन्होंने गहरी आवाज में बात की कि ए कुछ अजीब सी लग रही है। वह आमतौर पर इस तरह बात नहीं करता। ये सुनकर लियू यूरू स्तब्ध रह गई और तभी उसे अपने अपार दुख के बीच कुछ अजीब बात का एहसास हुआ। उसने लू क्यूई को छोड़ा और ध्यान से उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें साफ और थोड़ी उलझन भरी थीं, जिनमें बच्चों जैसी मासूमियत झलक रही थी। वह अपनी पूर्व की चतुराई और अहंकार पूरी तरह खो चुका था। क्यूई, लियू यूरू की आवाज कांप रही थी। तुम्हें क्या हुआ है? अपनी माँ का ख्याल रखो। मम्मी को डराओ मत। उसके चिंतित चेहरे को देखकर लू क्यूई अचानक मुस्कुराया और खिलखिलाकर हंस पड़ा। उस मासूम और निर्मल मुस्कान ने लियू यूरू की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वह लियू यूरू के कान के पास झुककर नखरे भरे लहजे में फुसफुसाया। मम्मी, मुझे पेशाब करना है। उसके मुंह से ये शब्द निकले भी नहीं थे कि उसने इन्हें पहन लिया। उसके पतलून के एक पैर से गर्म तरल पदार्थ बह निकला। पानी की बूंदें ठंडी जमीन पर गिरी, जिससे लियू यूरू की महंगी ऊंची एड़ी के जूते पूरी तरह भीग गए। पूछताछ कक्ष में तुरंत ही एक तीखी दुर्गंध फैल गई। ली गैंग अवलोकन कक्ष में खड़ा था, कांच के पार के बेतुके और दयनीय दृश्य को देख रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और वह चुप रहा। उसके पीछे का दरवाजा धीरे से खुल गया। एक अधीनस्थ कर्मचारी तुरंत उसके पास गया और उसे एक दस्तावेज सौंप दिया। मुख्य परीक्षक ली, जांच रिपोर्ट आ गई है। ली गैंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी निगाहें पूछताछ कक्ष में मौजूद व्याकुल मां और बेटे पर टिकी रहीं। व्याख्या करना। अधीनस्थ कर्मचारी ने बहुत धीमी आवाज में लेकिन बहुत तेजी से बात की। लू क्यूई का शरीर ठीक है, उसे सिर्फ ऊपरी चोटें आई हैं। लेकिन जब वह जुओ डाओलिन के वश में था तब उसकी आत्मा को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंची। मनोचिकित्सा विशेषज्ञों के प्रारंभिक निदान के अनुसार उसकी वर्तमान मानसिक आयु 5 वर्ष से अधिक नहीं है। ली गैंग की आंख थोड़ी सी फड़क उठी। अधीनस्थ कर्मचारी ने कुछ क्षण रुकने के बाद और जानकारी जोड़ी। एक और बात है, लू क्यूई के पुराने बटले की हमारे साथ वापस आते समय अचानक मृत्यु हो गई। ऐसा लगता है जैसे अचानक आपकी आत्मा को आपसे छीन लिया गया हो। यह जुओ डाओलिन का काम था। ली गैंग की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। वह बटल शायद लंबे समय से जुओ डाओलिन के नियंत्रण में है। उसके माध्यम से वह मुखौटा लू क्यूई तक पहुंचाओ। इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अधीनस्थ कर्मचारी ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। ली गैंग के दिमाग में तरह तरह के विचार दौड़ रहे थे। तार्किक श्रृंखला पूरी हो गई है, लेकिन मकसद क्या था? आखिर लू क्यूई को ही क्यों चुना गया? आखिर जो परिवार को ही क्यों चुना गया? डोंगहाई शहर में जो परिवार को संभवतः एक प्रमुख परिवार माना जाता है, लेकिन पूरे महान शिया साम्राज्य के संदर्भ में ये पूरी तरह से महत्वहीन था। डोंग गिल्ड के सदस्य जो परिवार पर ध्यान क्यों देंगे? उसने पूछताछ कक्ष की ओर पीछे मुड़कर देखा। जो फैंग वहीं खड़ा रहा। उसका चेहरा उदास था, न तो खुशी और न ही गुस्सा। हालांकि ली गैंग के दिमाग में कुछ समय पहले जब उसने डोंग गिल्ड का जिक्र किया था तब उस व्यक्ति के चेहरे पर क्षणिक व्याकुलता के भाव स्पष्ट रूप से बार बार चल रहे थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ये कुछ इस तरह है जैसे किसी के रहस्य के उजागर होने का डर। जो परिवार में जरूर कुछ गड़बड़ है। मुख्य परीक्षक ली, जो फैंग और लियू यूरू के बारे में क्या? अधीनस्थ ने संकोचपूर्वक पूछा। ली गैंग ने अपनी निगाहें हटा लीं और उसकी आवाज फिर से शांत हो गई। उन्हें जाने दो, हम बिना सबूत के उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। वह रुका। उसकी आंखों में एक तीव्र चमक दिखाई दी। लेकिन उन पर कड़ी नजर रखें। जांच के लिए किसी को भेजो। मुझे वह सब कुछ बताओ जो परिवार ने पिछले कुछ दशकों से गुप्त रखा है। उन्होंने किसे नाराज किया है, वे किसके साथ सोए हैं और वे हाल ही में क्या कर रहे हैं। किसी भी सुराग को नजरअंदाज मत करो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। हाँ। अधीनस्थ कर्मचारी सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ, सलाम किया, मुड़ा और तेजी से चला गया।
ली गैंग ने शीशे के उस पार बैठी महिला पर आखिरी नजर डाली, जो अपने मानसिक रूप से विकलांग बेटे को गोद में लिए फूट फूट कर रो रही थी। फिर वह मुड़ी और निगरानी कक्ष से बाहर चली गई। समय बहुत जल्दी बीत गया और देखते ही देखते अगला दिन आ गया। रात भर चले किण्वन के कारण ग्रेट जिया साम्राज्य में पूरा इंटरनेट उबल पड़ा। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा, जो एक वार्षिक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम की तुलना में अधिक ध्यान आकर्षित करती है। लाइव स्ट्रीम सिग्नल का अचानक बाधित होना और साथ ही आधिकारिक तौर पर स्पष्टीकरण देने में हुई देरी ने निस्संदेह अनगिनत नेटिजन्स को कल्पना करने के लिए बहुत जगह दी है। देखते ही देखते तरह तरह की अटकलें और अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। चौंकाने वाला खुलासा, राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा स्थल पर एक उच्च स्तरीय एलियन राक्षस द्वारा हमला किए जाने का संदेह है, जिसके परिणामस्वरूप भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। ऊपर वाले, बकवास मत करो। मेरे चाचा सेना में काम करते हैं और उनका कहना है कि एक आतंकवादी संगठन घुसपैठ कर चुका है। बहस बंद करो, सच तो एक ही है। जरूर वो गैंडाल्फ नाम का जादूगर ही होगा जो इतना असामान्य है कि सभी प्रांतीय टीमों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और आयोजकों को प्रतियोगिता स्थगित करने पर मजबूर कर दिया। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। वो निषिद्ध मंत्र ऐसे बरस रहे हैं जैसे मुफ्त में बरस रहे हों, भला कौन उनका सामना कर सकता है। हम इस तरह कैसे खेल सकते हैं। ठीक उसी समय जब अनगिनत इंटरनेट उपयोगकर्ता जमकर बहस कर रहे थे और तरह तरह के षड्यंत्र सिद्धांत हवा में फैल रहे थे, ठीक सुबह के 9 बजे बज रहे थे, महान शिया साम्राज्य के शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट ने एक औपचारिक घोषणा जारी की है। इस वर्ष की राष्ट्रीय महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय परीक्षा से संबंधित प्रासंगिक जानकारी के बारे में वक्तव्य। कल राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के लाइव स्ट्रीम सिस्टम में अप्रत्याशित खराबी आ गई, जिससे सिग्नल बाधित हो गया। इससे हुई असुविधा और व्यवधान के लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपातकालीन मरम्मत के बाद व्यवस्था सामान्य रूप से बहाल हो गई है। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा कल बिना किसी अप्रत्याशित घटना के सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस वर्ष की राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। चैंपियन, डोंगिंग प्रांतीय टीम। इस वर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष अंक प्राप्त करने वाला डोंगिंग प्रांत का गंडाल्फ। इस घोषणा से इंटरनेट पर हंगामा मच गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद एक और भी गहन चर्चा शुरू हो गई। मुझे पता था, इतनी सारी साजिश की थ्योरीज नहीं है, बस आधिकारिक घटिया सब फिर से क्रैश हो गए। हा, जैसा मैंने सोचा था। गैंडाल्फ, महान दानव राजा, चैंपियनशिप तो पहले ही तय हो चुकी थी। अब कोई सस्पेंस नहीं बचा। मुझे अन्य प्रांतीय टीमों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए दुख होता है। वे वास्तव में बदकिस्मत हैं कि उनका सामना ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी से हुआ। डोंगनिंग प्रांत इस साल जबरदस्त तरक्की करने वाला है। उन्होंने एक अद्भुत व्यक्ति को जन्म दिया है। जहां असंख्य दर्शकों ने राहत की सांस ली, वहीं उन्होंने आधिकारिक चैनलों की अविश्वसनीयता की आलोचना करना भी शुरू कर दिया। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण आयोजन के लिए भी लाइव स्ट्रीमिंग सिस्टम में खराबी आ गई। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। उपनगरों में स्थित एक विला। जू हुआई ने अचानक बिस्तर से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर बड़ी मुश्किल से दबाई गई उत्तेजना साफ झलक रही थी। अभी अभी सिस्टम नोटिफिकेशन की वह ठंडी सी आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। काटना, सिस्टम सूचना, शीर्ष विद्वान का नाम, कार्य पूरा हो गया है। मिशन पुरस्कार, एक पेशेवर गेंद निकालने का एक मौका पहले ही जारी किया जा चुका है। ये यहाँ है। जू हुआई ने अपनी अपार खुशी को जबरदस्ती दबाया और तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। चेतना पल भर में उस परिचित शून्य में डूब गई। एक विशाल, भविष्यवादी शैली का घूमने वाला घुंडी अंधेरे में चुपचाप तैर रहा है। मशीन के सामने की ओर एकमात्र निष्कर्षण बटन एक आकर्षक रोशनी से जगमगा रहा था। बिना किसी संकोच के एक विचार आते ही जू हुआई ने अचानक बटन दबा दिया। भनभनाहट, घुंडी तेजी से घूमती है और अनगिनत रंगीन, पेशेवर दिखने वाली गेंदें प्रकाश की लकीरों में बदल जाती हैं, जो आंखों को चकाचौंध कर देती हैं। जू हुआई ने अपनी सांस रोक ली। प्रकाश और भी तेज होता गया। घूर्णन अचानक रुक गया। पुकारें, हैंडल से एक धधकती लाल गेंद निकली। जू हुआई की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले गैंडाल्फ का आग जैसा लाल गोला था। जू हुआई का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। ये हो सकता है। एक और एसएस क्लास। प्रकाश का लाल गोला धीरे धीरे नीचे की ओर आया और जू हुआई के सामने मंडराने लगा। आग की लपटें भड़क उठी। यह एक काले स्क्रॉल में परिवर्तित हो गया जो पिछले मायरीड मैनिफेस्टेशंस क्राफ्ट्समैन और फॉरबिडन स्पेल मास्टर के स्क्रॉल से भी अधिक भयावह और दबंग था। उस स्क्रॉल पर अनगिनत घुमावदार जादुई प्रतीक धीरे धीरे बह रहे थे, जिससे एक भयानक आभा निकल रही थी जो किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी। बधाई हो मेजबान, आपने अद्वितीय छिपी हुई श्रेणी एसएस रैंक डार्क नाइट डेमन लॉर्ड को चुना है। पुनश्च यह एक हत्यारे जैसी श्रेणी है, इसलिए अगर आप पाठक मुझे इसका नाम सोचने में मदद कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। अध्याय 98, चांदनी मोरिया। क्लोन पैनल अनाम। वर्ग, एकमात्र गुप्त वर्ग, एसएस रैंक डार्क नाइट डेमन लॉर्ड। स्तर LV1। स्वास्थ्य अंक 200/200। माना पॉइंट्स 215/215। शक्ति 31, फुर्ती 211, स्टेमिना 40, मानसिक शक्ति 43। कौशल सूची। निष्क्रिय कौशल, रात्रि दानव का अवतरण। स्तर 1, रात्रिकालीन वातावरण में स्वतः ही रात्रि दानव अवस्था में प्रवेश करता है। सभी गुण 5 गुना बढ़ जाते हैं, सभी कौशल शक्ति 2 गुनी हो जाती है और उड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। सक्रिय कौशल, शैडो स्टील्थ। स्तर 1, 50 माना खर्च करके परछाइयों में विलीन हो जाता है, जिससे आपकी उपस्थिति और रूप के सभी निशान मिट जाते हैं। स्टील्थ मोड में रहते हुए स्वास्थ्य और माना पुनर्जनन की गति 300% बढ़ जाती है। रात में स्वतः ही स्टील्थ मोड में प्रवेश कर जाता है। सक्रिय कौशल, शैडो क्लॉथ। स्तर 1, लक्ष्य पर पंजे से हमला करने के लिए 30 मैना खर्च करता है। पहला हमला लक्ष्य के अधिकतम स्वास्थ्य के 20% के बराबर अतिरिक्त छाया क्षति पहुंचाता है। कूलडाउन 15 सेकंड। जू हुआई ने डार्क नाइट डेमन लॉर्ड के एट्रीब्यूट पैनल का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। एसएस रैंक से यही उम्मीद थी। वे 3 कौशलों से शुरुआत करते हैं और उनमें से प्रत्येक कौशल बेहद प्रभावशाली होता है। निष्क्रिय कौशल नाइट डेमन्स डिसेंट एक दिव्य कौशल है जो विशेष रूप से रात के लिए बनाया गया है। रात होते ही वह निरंकुश शासक बन जाता है। शैडो स्टेल्थ एक बेहतरीन स्टील्थ और रिकवरी स्किल है जिसमें उत्कृष्ट सर्वाइवेबिलिटी है।
शेडो क्लॉ से होने वाला प्रतिशत आधारित अधिकतम स्वास्थ्य क्षति बॉस और टैंक वर्गों के खिलाफ एक अद्वितीय हथियार है। यदि गैंडाल्फ एक चलती फिरती युद्ध मशीन है, तो डार्क लॉर्ड रात के अंधेरे में सबसे निर्दयी और अजेय मृत्यु का देवता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट, कृपया अपने एसएस स्तर के क्लोन का नाम दें। जू हुआई ने कुछ देर सोचा। मेरे पिछले जन्म के एक एनीमे का एक किरदार मेरे दिमाग में कौंध गया। चांदनी मोरिया। इसके पीछे कोई जटिल कारण नहीं थे, मुझे बस उस किरदार का डिजाइन पसंद आया। सिस्टम सूचना, नामकरण सफल। क्लोन मोरिया बनाया गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट, कृपया क्लोन मोरिया की दिखावट को बदलें। जू हुआई स्वाभाविक रूप से एनीमे से उस फूले हुए और विचित्र रूप का वास्तव में उपयोग नहीं करेगा। ये बहुत ही बदसूरत है। यह उनकी कलात्मक शैली से बिल्कुल मेल नहीं खाता। मोरिया के बारे में उनकी धारणा प्राचीन कथाओं में वर्णित पिशाच सरदारों जैसी थी। वह लंबा और पतला था, उसका चेहरा पीला लेकिन आकर्षक था। उन्होंने अच्छी तरह से सिला हुआ काला टेलकोट पहना हुआ था, जिसके कॉलर पर गहरे लाल रंग की बोटाई लगी हुई थी। उसके लंबे, चांदी जैसे सफेद बाल लापरवाही से उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गहरी थीं, मानो उनमें अंदही नकेलापन और उदासी समाई हो। गरिमा में कुलीन, फिर भी थोड़ी शैतानी आकर्षण से भरपूर। वह स्पष्ट रूप से एक पतनशील प्राचीन कुलीन परिवार से आता है। सिस्टम सूचना, क्लोन मोरिया की आकृति सफलतापूर्वक तैयार कर ली गई है। सिस्टम सूचना, क्लोन निर्माण प्रक्रिया जारी है, कृपया प्रतीक्षा करें। क्लोन बनाने में आमतौर पर 1 से 2 घंटे लगते हैं। जू हुआई ने यूं ही निष्क्रिय होकर इंतजार नहीं किया। एक विचार के साथ उसने अपनी चेतना को क्रमशः यासुओ और जियांग यू के शरीरों में समाहित कर लिया। यासुओ अब लेवल 23 पर है। न केवल इसके सभी गुणों में काफी सुधार हुआ है, बल्कि इसने लेवल 20 की अंतिम क्षमता में भी महारत हासिल कर ली है। अंतिम कौशल, दुनिया को नष्ट करने वाली बिजली स्तर 1। प्रभाव, उपयोगकर्ता अपनी लंबी तलवार का उपयोग करके आकाश से बिजली की शक्ति प्राप्त करता है और निर्दिष्ट लक्ष्य पर विनाशकारी प्रहार करता है, जिससे भारी बिजली का नुकसान होता है। मैना लागत 500, कूलडाउन 5 मिनट। कौशल का विवरण पढ़ने के बाद जू हुआई के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। क्या ये जूबाजी नाम के उस शख्स का सिग्नेचर मूव नहीं है? इसकी शक्ति निश्चित रूप से निराश नहीं करेगी। उसने जियांग यू के गुणों की जांच करने के लिए अपना दृष्टिकोण फिर से बदल दिया। नाम, जियांग यू। क्लास, एकमात्र छिपा हुआ क्लास एस रैंक एनहिलेशन बैरियर। स्तर LV 1525811200। स्वास्थ्य अंक 15271 बटा 15271। माना पॉइंट्स 1050 1050। शक्ति 336। फुर्ती 227। स्टेमिना 656। आत्मा 218। हमला शक्ति 498। शारीरिक रक्षा 1201। जादुई प्रतिरोध 1305। 15वें स्तर पर इसके स्वास्थ्य अंक पहले ही 15,000 से अधिक हो चुके हैं। ये स्वास्थ्य स्तर यासो के स्वास्थ्य स्तर से 3 गुना अधिक है। शारीरिक रक्षा और जादू प्रतिरोध दोनों 1000 से अधिक हैं। यह असल में एक चलता फिरता स्टील का किला है। इसके अलावा जियांग यू ने 3 नए कौशल भी हासिल किए। सक्रिय कौशल, ओवरलॉर्ड टॉन्ट स्तर 1 एक गर्जना करता है, जिससे 10 मीटर के दायरे में मौजूद सभी शत्रु इकाइयां 5 सेकंड के लिए हमला करने के लिए बाध्य हो जाती हैं। 50 मैना खर्च होते हैं, 30 सेकंड का कूलडाउन। सक्रिय कौशल, रिवर्स स्केल आर्मर स्तर 1 सक्रिय होने पर प्राप्त किसी भी क्षति को 2 गुनी मात्रा में हमलावर पर वापस परावर्तित कर देता है, जो 10 सेकंड तक रहता है। 200 मैना खर्च करता है। कूलडाउन 50 सेकंड। सक्रिय कौशल, दानव देवता का अवतरण स्तर 1 आकार में तुरंत 5 गुना वृद्धि, शारीरिक रक्षा और जादू प्रतिरोध में 200% वृद्धि और अधिकतम स्वास्थ्य में 3 गुना वृद्धि। सामान्य हमले उपयोगकर्ता के अधिकतम स्वास्थ्य के 10% के बराबर अतिरिक्त क्षति पहुंचाते हैं। ये टैंक की तरह मजबूत भी है और उच्च क्षति भी पहुंचाता है और इसमें सभी आवश्यक तत्व हैं: नियंत्रण, क्षति परावर्तन और अचानक होने वाली क्षति। इस क्लोन को देखकर मुझे सुरक्षा का एक बड़ा एहसास होता है। डोंगहाई शहर के बाहरी इलाके में एक राजमार्ग पर एक मजबूत और प्रभावशाली काली एसयूवी धूल का गुबार उड़ाते हुए तेजी से गुजरी। यह एक लैंड क्रूजर ऑफ रोड वाहन है जिसे जू हुआई ने ओएजी से प्राप्त धन का उपयोग करके विशेष रूप से खरीदा था। ऐसा कहा जाता है कि वाहन का ढांचा एक विशेष मिश्र धातु सामग्री से बना है, जो न केवल इसे बेहद तेज बनाता है, बल्कि इसे निम्न स्तर के विदेशी जीवों के प्रभाव को आसानी से झेलने में भी सक्षम बनाता है। इस कार की कीमत उसे 500,000 से अधिक डेक्सिया सिक्कों में पड़ी। आज ओएजी जू हुआई के सभी छद्म रूपों में सबसे धनी बन गई है। वह हर दिन घर के अंदर ही रहता था और लोहारों के संघ के शीर्ष स्तरीय लोहारखाने में उन्मत्त होकर उपकरण बनाता रहता था। सबसे निम्न गुणवत्ता वाले उपकरण दुर्लभ होते हैं, जबकि उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उपकरण भी अक्सर उत्पादित होते हैं। नीलामी में इनमें से प्रत्येक की कीमत खगोलीय स्तर पर हो सकती है। महज कुछ ही दिनों में उसने जू हुआई के लिए जो संपत्ति अर्जित की थी, वह एक अभूतपूर्व आंकड़े तक पहुंच गई थी। कई संघ और गुट सदस्यों को अपने साथ जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और उन्हें लुभावनी शर्तें पेश कर रहे हैं। लेकिन ओएजी अविचलित रहा, उसका ध्यान पूरी तरह से लोहारों के संघ पर केंद्रित था। इससे गिल्ड मास्टर गुयान तेजी से संतुष्ट होने लगे। उन्होंने न केवल नीलामी से प्राप्त अपनी राशि को बार बार बढ़ाया, बल्कि यह भी वादा किया कि गिल्ड की सभी सामग्री का उपयोग ओएजी मुफ्त में कर सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे ओएजी का स्तर बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके द्वारा बनाए जा सकने वाले उपकरणों की गुणवत्ता भी उसी अनुपात में बढ़ती गई। गिल्ड के गोदाम में मौजूद सामग्रियां धीरे धीरे उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो गईं। स्तर 20 से नीचे की सामग्री को संभालना आसान है, हालांकि स्तर 20 से ऊपर के उच्च स्तरीय सामग्रियों की हमेशा कमी रहती है। पर्यवेक्षक शेनकियू द्वारा बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि लापता सामग्री को व्यापार केंद्र से उच्च कीमत पर खरीदा जा सकता है। हालांकि इससे उपकरण बनाने की लागत और समय में निस्संदेह काफी वृद्धि होगी। ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि यासुओ और जियांग यू दोनों को जंगल में लेवल बढ़ाने की जरूरत है। इसके बाद जू हुआई ने उन्हें सामग्री जुटाने का काम सौंपा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सटीक नियंत्रण में दोनों क्लोन बिना एक पल भी रुके जंगल और शहर के बीच लगातार दौड़ते रहे। इस समय उन्होंने सामग्री संग्रह का एक दौर पूरा कर लिया था और वे डोंगहाई शहर वापस जा रहे थे। यासुओ ड्राइवर की सीट पर बैठा था, एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था, उसका चेहरा एकाग्रचित था। शियांग यू यात्री सीट पर आंखें बंद करके पहाड़ की तरह शांत बैठी थी।
गर्जन। तभी अचानक सड़क के किनारे जंगल से कई बड़े विकृत जंगली सुअर बाहर निकल आए। खून से लाल आंखों और बाहर निकले हुए नुकीले दांतों के साथ वे दहाड़ते हुए ऑफ रोड वाहन की ओर दौड़े। यासुओ ने अपनी पलकें भी नहीं उठाईं। स्टीयरिंग व्हील पर रखा उसका हाथ स्थिर रहा, जबकि उसका दूसरा हाथ लापरवाही से कार की खिड़की पर टिका हुआ था। पुकारें। उसकी उंगलियों से बिजली की गति से एक ठोस तलवार की आभा निकली। पफ पफ पफ। तलवार की ऊर्जा ने उन विकृत जंगली सुअरों के सिर को सटीक रूप से भेद दिया। उनके आगे बढ़ने की गति अचानक रुक गई। उनके विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़े, कुछ देर तक तड़पने के बाद फिर से शांत हो गए। शुरू से अंत तक जियांग यू ने अपनी आंखें तक नहीं खोलीं। ये दृश्य देखकर जो हुआई के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मेरा क्लोन दिन ब दिन और भी खूबसूरत होता जा रहा है। सामग्री जुटाने के लिए पूरी तरह से अपने ही क्लोनों पर निर्भर रहना अंततः दीर्घकालिक समाधान नहीं है। अब अपना खुद का गिल्ड बनाने का समय आ गया है। अध्याय 99। राज्यपाल आपको आमंत्रित करते हैं। एक गिल्ड बनाएं। यह विचार दरअसल काफी समय से जो हुआई के मन में घूम रहा था। उसे अपनी खुद की शक्ति की जरूरत थी, एक ऐसा हाथ जो अंधेरे में पहुंच सके और उन जटिल रहस्यों को उजागर कर सके। जो परिवार, स्वर्गीय रहस्योद्घाटन गिल्ड और वह शापित अभिशाप स्वामी लुओमिंग, उन्हें इन सभी ताकतों की जांच करनी होगी। अगर उसे सब कुछ खुद ही करना पड़े तो अंततः वह काम करते करते मर जाएगा। इसके अलावा वह अपने शापित शरीर को दिन ब दिन कमजोर होते हुए महसूस कर सकता था। उनींदापन और थकान, ये सभी अशुभ संकेत हैं। उसके पास समय बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। हमें जल्द से जल्द लुओमिंग को ढूंढना होगा और श्राप को दूर करना होगा। लेकिन वह बंदा एक उच्च स्तरीय खिलाड़ी है और उसे हेवनली रिवेलेशन गिल्ड का समर्थन प्राप्त है। उससे पंगा लेना मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने जैसा है। यदि आप सावधान नहीं रहे तो आपकी असली पहचान उजागर हो सकती है। इसलिए हम केवल धीरे धीरे ही आगे बढ़ सकते हैं। अपनी खुद की शक्ति विकसित करें और ताकत बढ़ाने के लिए अपने क्लोनों को तेजी से लेवल अप करवाएं। यही एक रास्ता है। जैसे ही जो हुआई के मन में विचारों का मंथन हो रहा था, अचानक बिना किसी चेतावनी के एक ठंडी सिस्टम सूचना सुनाई दी। काटना। सिस्टम चैलेंज टास्क जारी कर दिया गया है। मिशन का नाम, पूर्वी सागर का अधिपति। मिशन का उद्देश्य, अपना खुद का गिल्ड बनाएं और उसे समग्र शक्ति के मामले में डोंगहाई शहर का नंबर 1 गिल्ड बनाएं। मिशन पुरस्कार, एक पेशेवर गेंद निकालने का एक मौका। जो हुआई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वह मुस्कुराया। मुझे अभी अभी एक गिल्ड शुरू करने का विचार आया है। इसके बाद सिस्टम ने तुरंत एक चैलेंज टास्क जारी किया। ये सिस्टम मेरे दिल की बात को बेहतर ढंग से समझने में और भी माहिर होता जा रहा है। सिस्टम सूचना, एसएस रैंक क्लोन डार्क नाइट डेमन लॉर्ड मोरिया सफलतापूर्वक बनाया गया है। जो हुआई की चेतना तुरंत उसके शरीर में वापस आ गई। अचानक उसके मन में एक विचार आया। एक लंबा चौड़ा प्रभावशाली व्यक्ति चुपचाप शयन कक्ष के अंधेरे में प्रकट हुआ। उसकी त्वचा इतनी सफेद थी कि लगभग पारदर्शी थी, मानो उसने कभी सूरज की रोशनी देखी ही न हो। अपनी सुडौल काया के साथ साधारण कपड़े पहने होने पर भी वह अपने जन्मजात कुलीन स्वभाव को छिपा नहीं सकती थी। वह बस चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें गहरी और एक लंबे समय तक रहने वाली उदासी से भरी हुई थी। उनकी उपस्थिति के कारण पूरे कमरे की रोशनी थोड़ी कम हो गई प्रतीत हुई। जो हुआई ने संतुष्टि से सिर हिलाया। यही वह कल्पना थी जिसके अनुसार डार्क नाइट डेमन लॉर्ड का स्वरूप होता था। उसने अपनी चेतना को मोरिया के शरीर में समाहित कर लिया। शैडो स्टील था। मोरिया की आकृति साफ पानी में स्याही की एक बूंद गिरने की तरह पल भर में घुल गई और चुपचाप बिस्तर के नीचे की छाया में विलीन हो गई। जो हुआई के दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। वह मानो स्वयं परछाई बन गया हो। ठंडा, खाली। वह कमरे में मौजूद हर परछाई की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। पर्दों की परछाई, मेज के पैरों की परछाई और यहाँ तक कि दीवार के कोने में छिपा सबसे गहरा अंधेरा भी। महज एक विचार से वह पल भर में इन अंधेरों के बीच छलांग लगा सकता था। जो हुआई के मन में एक साहसिक विचार आया। उसने तुरंत अपनी चेतना वापस ले ली और अपने भौतिक शरीर में लौट आया। अंकल फू, उन्होंने थोड़ी कर्कश आवाज में बात की। अंकल फू ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। युवक स्वामी, आप जाग गए हैं। मुझे टहलने के लिए बाहर ले चलो। यार्ड में। ये सुनकर अंकल फू का बूढ़ा चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, उन्होंने बार बार जवाब दिया। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। जब से युवा मालिक यहाँ आए हैं तब से वे अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकले हैं। मैं अपना सारा समय या तो सोने में या फिर खो जाने में बिताता हूँ। अंकल फू ने ये देखा और बहुत चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि युवा मालिक अवसादग्रस्त हो जाएंगे। अब आखिरकार युवा मालिक बाहर जाने के लिए तैयार हो गया है। अंकल फू ने फुर्ती से व्हीलचेयर को आंगन में धकेल दिया। दोपहर की धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी। जो हुआई ने आंखें से कुड़ी। उसे एक लंबे समय से खोई हुई गर्माहट का एहसास हुआ, जिससे वह थोड़ा असहज महसूस करने लगा। वह हर दिन अंधेरे में छिपकर अपने क्लोनों को नियंत्रित करता है और उसका असली रूप लगभग सड़ रहा है। उसने आत्मनिंदा करते हुए हल्की सी हंसी हंसी। उसी समय उसने मोरिया को आदेश दिए, जो बेडरूम के अंधेरे में छुपी हुई थी। अगले ही पल एक काली परछाई, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, चुपचाप बेडरूम के दरवाजे के नीचे से बाहर निकल गई। ये दीवार के आधार से ऐसे चिपक गया जैसे बहती हुई स्याही का धब्बा जो तेजी से आंगन में फैल रहा हो। अंत में ये चुपचाप जो हुआई की व्हीलचेयर द्वारा डाली गई छाया में विलीन हो गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अंकल फू को बिल्कुल भी पता नहीं था। जो हुआई के होठों पर मुस्कान आ गई। इससे सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाती है। खुले मैदान में जियांग यू स्थित था, यह अभेद्य किला। अंधेरे में मोरिया भी है, जो एक छाया हत्यारा है। सुरक्षा की भावना तुरंत ही उत्पन्न हो गई। उसने अपना सिर उठाया और विला के कसकर बंद गेट की ओर देखा। ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिर आप सिर ऊंचा करके उस दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। ठीक तभी काटना। सिस्टम सूचना, गैंडाल्फ के लिए एक बाहरी कॉल का पता चला है। क्या आप नियंत्रण संभाल सकते हैं? जो हुआई ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। समय को देखते हुए ऐसा लगता है कि इनाम लेने के लिए ली गैंग के पक्ष के लोग आ रहे हैं। उसने अंकल फू को देखकर धीरे से मुस्कुराया। अंकल फू, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। मैं यहाँ थोड़ी देर धूप सेंकना चाहता हूँ और झपकी लेना चाहता हूँ। अंकल फू ने जल्दी से सिर हिलाया। जी हाँ युवा स्वामी, ये बूढ़ा नौकर आपके साथ ही रहेगा। जो हुआई ने अपनी आंखें बंद कर ली।
हालांकि चेतना ने पल भर में अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर लिया और हजारों मील दूर जियांगनिंग शहर के एक आलीशान होटल के स्वीट में उतर आई। धड़कन धड़नन धड़नन दरवाजे पर लगातार दस्तक सुनाई दी। जो हुआई ने गैंडाल्फ को नियंत्रित किया, जो बिस्तर से उठकर दरवाजा खोलने चला गया। काले सूट पहने एक कर्मचारी दरवाजे के बाहर खड़ा था। जब उसने गैंडाल्फ को देखा तो उसने तुरंत झुककर अत्यंत सम्मान दिखाया। सुप्रभात श्रीमान गैंडाल्फ, आपको परेशान करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गैंडाल्फ ने भावहीनता से सिर हिलाया। क्या चल रहा है? कर्मचारी ने अपनी जेब से सोने की नक्काशी वाला निमंत्रण पत्र निकाला और दोनों हाथों से उसे प्रस्तुत किया। राज्यपाल महोदय, आपकी उपस्थिति का अनुरोध करते हैं। जब जो हुआई ने गैंडाल्फ को नियंत्रित किया तो उसके भीतर भावनाओं की एक लहर दौड़ गई। उसे लगा कि सबसे ज्यादा आने वाला व्यक्ति ली गैंग होगा। अप्रत्याशित रूप से निमंत्रण डोंगिंग प्रांत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की ओर से व्यक्तिगत रूप से आया। उन्होंने याद किया कि प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा के दौरान जोंगशान सूट पहने परीक्षक ने मजाक में कुछ ऐसा ही कहा था। यदि वह राष्ट्रीय परीक्षा में शीर्ष छात्र बन जाता है तो राज्यपाल जनरल स्वयं उसे पुरस्कार प्रदान करेंगे। वो बात सच साबित हुई। कृपया आगे आगे चलें। गैंडाल्फ की आवाज शांत थी, उसमें किसी भी प्रकार की भावना का अभाव था। कर्मचारी ने झुककर कृपया का इशारा किया, जिससे उसका व्यवहार और अधिक सम्मानजनक हो गया। जियांगनिंग शहर की सड़कों पर काले रंग के सैन्य वाहन सुचारू रूप से चल रहे थे। कार की खिड़की से बाहर शहर की हलचल और शोरगुल सुनाई नहीं दे रहा था। कार के अंदर केवल इंजन की धीमी गड़गड़ाहट ही सुनाई दे रही थी। गैंडाल्फ के शरीर में निवास करने वाली जो हुआई की चेतना ने अपरिचित शहर का सर्वेक्षण किया। कुछ ही देर में वाहन हलचल भरे शहर के केंद्र से निकलकर कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में प्रवेश कर गया। विशाल दीवारें, बिजली से चमकते कांटेदार तार और पहरेदार मीनारें, जहां हर 10 मीटर पर एक सैनिक पहरा देता था। ये जियांगनिंग शहर में स्थित सैन्य क्षेत्र का मुख्यालय है। वाहन एक भूरे रंग की मुख्य इमारत के सामने रुक गया। कार का दरवाजा खुलते ही जोरदार हंसी की आवाज गूंज उठी। हा, गैंडाल्फ, मेरे दोस्त। ली गैंग मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। उसके उत्साह ने उसे बिल्कुल अलग व्यक्ति जैसा बना दिया था। उसने गैंडाल्फ के कंधे पर जोर से थपथपाया। देखा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, है ना? महामहिम, राज्यपाल आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। गैंडाल्फ ने सहमति में सिर हिलाया। ली गैंग की मुस्कान और गहरी हो गई। वह और करीब आया, अपनी आवाज धीमी कर ली और अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं सका। इस बार आपने बहुत बड़ा काम किया है। राज्यपाल बेहद खुश हैं। क्या आपको पता है, उन्होंने बिना किसी झिझक के आपके लिए एक अपवाद बनाने और विशेष खजाने की तिजोरी खोलने का फैसला किया। एक उच्च स्तरीय खजाना तिजोरी। अंततः गैंडाल्फ बोले, उनकी आवाज में संदेह की सही मात्रा थी। ली गैंग की आंखें चमक उठी, मानो वह अपना कोई खजाना दिखा रहा हो। ये सभी हमारे डोंगनिंग सैन्य क्षेत्र की सर्वोत्तम पेशकशें हैं। विभिन्न उच्च जोखिम वाले गुप्त क्षेत्रों और प्राचीन खंडहरों से लूटी गई दुर्लभ वस्तुएं। उसने एक उंगली उठाई और उसे रहस्यमय ढंग से हिलाया। आम लोगों ने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा, प्रवेश पाना तो दूर की बात है। केवल वे सैनिक जिन्होंने महान शिया साम्राज्य में उत्कृष्ट योगदान दिया है और जिन्हें प्रथम श्रेणी का योग्यता पदक प्रदान किया गया है, उन्हें ही अंदर जाकर इसे चुनने का अवसर मिलेगा। इस बार तो तुम्हारी लॉटरी लग गई है। अध्याय 100, हो चांगफेंग। ली गैंग को ये कहते हुए सुनकर जो हुआई को भी प्रत्याशा का अनुभव हुआ। डोंगनिंग सैन्य क्षेत्र की सबसे मूल्यवान संपत्तियों में कौन से खजाने छिपे हो सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं खुद को निराश नहीं करूंगा। ये देखकर कि वह रुचि दिखा रहा था, ली गैंग की मुस्कान और गहरी हो गई। चलो चलते हैं, राज्यपाल काफी समय से हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हें उससे मिलवाने ले चलूंगा। जो हुआई ने सिर हिलाया और गैंडाल्फ को ली गैंग के पीछे चलने का आदेश दिया। दोनों सैन्य मुख्यालय के गलियारे में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और जो हुआई ने बेफिक्री से बातें की। मुख्य परीक्षक ली, क्या आपको लू क्यूई की जांच के संबंध में कोई परिणाम मिला है? ये सुनकर ली गैंग की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और उसने आह भरी। अब तक मिले सुरागों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसका इस्तेमाल डोंगिल द्वारा किया गया था। वह रुका और अपनी आवाज धीमी कर ली। लेकिन उस बच्चे की आत्मा क्षतिग्रस्त हो चुकी है और वह एक मूर्ख बन गया है। हम उनसे भी कोई उपयोगी सुराग हासिल नहीं कर सके। क्या वह मूर्ख बन गया है? जो हुआई कुछ हद तक हैरान था। जू डॉलिन के तरीके वास्तव में निर्मम थे। हालांकि लू क्यूई एक मूर्ख बन गया है जिसे लियू परिवार को समझाना मुश्किल है। कौन जाने, लू क्यूई के जैविक पिता, जिनसे वह कभी नहीं मिला, शायद उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ जाएं। तो फिर जो परिवार के लिए एक अच्छा शो जरूर होगा। लू क्यूई के अतीत के अहंकारी रवैये को याद करते हुए अब उसे इस तरह की स्थिति में देखना काफी संतोषजनक है। जो हुआई को नहीं लगता था कि वह निर्दयी था। उस मूर्ख को येशी पर निशाना साधने के लिए किसने कहा था? ली गैंग की आवाज में नाराजगी का भाव झलक रहा था। हालांकि हमें लू क्यूई के बारे में कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मुझे हमेशा से लगता था कि जो परिवार और डोंगिल के बीच किसी न किसी तरह का संबंध जरूर होगा। अन्यथा डोंगिल जो परिवार के लू क्यूई को ही विशेष रूप से निशाना क्यों बनाएगा? इन शब्दों ने जो हुआई को भी जागृत कर दिया। डोंगिल की कार्रवाइयां निस्संदेह एक बात को दर्शाती हैं। गिल में किसी को जो परिवार से द्वेष है। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी करने के साथ साथ उन्होंने जो परिवार को भी कड़ी सजा दी। एक पत्थर से दो पक्षियों को मार डालो। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। डोंगिल के सदस्यों की ताकत को देखते हुए अगर उन्हें वास्तव में जो परिवार के खिलाफ कोई द्वेष था तो जो परिवार का सफाया करना उनके लिए बहुत आसान होगा। किसी को फंसाने के लिए इतनी हद तक जाने की क्या जरूरत है? जब तक दूसरे पक्ष का उद्देश्य जो परिवार को नष्ट करना नहीं था। ये चेतावनी है, चेतावनी नहीं है। लेकिन दूसरा पक्ष जो परिवार को किस बात की चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था? गैंडाल्फ को गहन चिंतन में डूबा देखकर ली गैंग की आंखों में स्वीकृति की चमक आ गई। क्या आपको कुछ सूझा? जो हुआई ने सिर हिलाया, उसकी आवाज शांत थी। बस जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं। उसने अपना सिर उठाया और ली गैंग की ओर देखा। परीक्षक ली, क्या आपने जो परिवार की जांच जारी रखी है? ली गैंग ने उपहास किया। बेशक, मेरा मूल इरादा जांच जारी रखने का था। असल में मैंने उसे कल रात ही पूछताछ के लिए वापस बुलाया था। राजधानी स्थित सैन्य मुख्यालय से कोई मुझ पर दबाव डाल रहा है। उसने अपने दांत पीस लिए।
अगर कोई सबूत नहीं है तो मुझे उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने दें और जांच बंद कर दें। मैंने लंबे समय से सुना था कि राजधानी में जो परिवार और लियू परिवार के बीच घनिष्ठ संबंध थे और जो फैंग ने लियू परिवार की सबसे बड़ी बेटी लियू यूरू से शादी भी की थी। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि दोनों परिवारों के बीच संबंध इतने घनिष्ठ होंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कि सेना के भीतर अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उनकी रक्षा भी की। ये सुनकर जो हुआई की बेचैनी और भी बढ़ गई। अब पीछे मुड़कर देखने पर यह सच है कि कई चीजें समझ में नहीं आती। लियू यूरू, राजधानी में लियू परिवार के मुखिया की बेटी, एक सच्ची कुलीन महिला। भले ही उसका तलाक हो चुका हो और पिछली शादी से उसका एक बच्चा हो, फिर भी बीजिंग के अनगिनत धनी परिवार उसे बेहद पसंद करते हैं। लेकिन उसने डोंगहाई शहर में एक साधारण से व्यक्ति जो फैंग से शादी करने पर जोर क्यों दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच जो फैंग के प्यार में पड़ गई हो? जो फैंग पर हुक्म चलाने और दबंगई करने के उसके पिछले व्यवहार को देखते हुए वह बिल्कुल भी वैसी नहीं लगती। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यही है, जो परिवार और लियू परिवार के बीच हितों का एक अज्ञात संबंध है। ये संबंध इतना महत्वपूर्ण था कि लियू परिवार इसे छिपाने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करने को भी तैयार था। वे दोनों बातें करते करते एक दफ्तर के दरवाजे पर पहुंच गए। प्रवेश द्वार पर 2 पहरेदार गंभीर मुद्रा में खड़े थे। ली गैंग को देखते ही दोनों तुरंत सावधान मुद्रा में खड़े हो गए और सलाम किया। ली गैंग ने अपना कॉलर सीधा किया और धीरे से दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आगे बढ़ा। धड़कन धड़नन धड़नन, दरवाजे के अंदर से एक दमदार गूंजती हुई आवाज आई। अंदर आएं। ली गैंग ने दरवाजा धक्का देकर खोला, एक तरफ हट गया और गैंडाल्फ को अंदर आने का इशारा किया। गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए जो हुआई अंदर दाखिल हुआ। कार्यालय विशाल था, लेकिन फर्नीचर असामान्य रूप से सरल था। एक विशाल ठोस लकड़ी की मेज, मेहमानों के लिए कई सोफे और एक किताबों की अलमारी जो छत तक पहुंचती है। इसके अलावा और कुछ नहीं था। एक लंबा चौड़ा आदमी मेज के पीछे कुर्सी पर बैठा था, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वह कम से कम 300 पाउंड का लग रहा था। उसका पूरा शरीर मांस के पहाड़ जैसा था, जो उस बड़ी कुर्सी को पूरी तरह से भर रहा था। जब वह हंसता है तो उसकी आंखें पतली लकीरों जैसी हो जाती हैं और उसके चेहरे की चर्बी सिकुड़ जाती है। वह किसी प्रांतीय गवर्नर की तरह नहीं दिखते, वह तो बगल में कसाई की दुकान चलाने वाले मोटे ताजे चाचा की तरह दिखते हैं। जो हुआई ने उसे जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। इस राज्यपाल का असली नाम हो चानफेंग है, एस रैंक पेशा भक्षक। उसे मानव रूपी पेटू का उपनाम दिया गया था। उसकी मासूम मुस्कान से धोखा मत खाना, जब वह जवान था तब उसने जितने लोगों को मारा था उससे कहीं ज्यादा लोगों को निगल डाला था। ऐसा कहा जाता है कि उसने एक बार युद्ध के दौरान 50 या उससे अधिक स्तर के 3 कुलीन बॉस को एक ही बार में निगल लिया था। ऐसे उग्र व्यक्ति का सामना करते हुए जो हुआई ने अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार किया। वह आगे बढ़ा और थोड़ा झुककर प्रणाम किया। महामहिम राज्यपाल महोदय, नमस्कार। हाँ, तुम गैंडाल्फ ही होगे, है ना? हो चानफेंग मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। जैसे ही वह खड़ा हुआ, मुझे तुरंत दमन का एहसास हुआ। वह वहां एक अडिग पर्वत की तरह खड़ा रहा। उसने गैंडाल्फ को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी मुस्कान और भी अधिक सौहार्दपूर्ण हो गई। मैंने राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में आपका प्रदर्शन देखा है। बहुत अच्छा, सचमुच, नायक युवाओं में से ही निकलते हैं। उसने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। जब हमने राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा दी थी तब हमारा प्रदर्शन आपसे कहीं ज्यादा खराब था। गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए जो हुआई ने न तो विनम्रता और न ही अहंकार से भरी शैली में बात की। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद महामहिम। ये पूरी तरह से मेरी उपलब्धि नहीं है, मेरे टीम के साथियों ने भी इसमें बहुत योगदान दिया है। मुख्य परीक्षक ली ने भी मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया। ये सुनकर उसके बगल में खड़ा ली गैंग मुस्कुराने से खुद को मुश्किल से रोक पाया। वह अत्यंत प्रसन्न था। अरे बच्चे, अगर तुम बोल सकते हो तो और बोलो। ये सुनकर हो चानफेंग और भी जोर से हंसने लगा। हा हा हा, बहुत बढ़िया, ठीक है। वह अभिमानी या अधीर नहीं है और कृतज्ञता व्यक्त करना भी जानता है। उसने गैंडाल्फ की ओर इशारा करते हुए ली गैंग से कहा, मुझे तुम्हारे जैसे छात्र पसंद हैं जो चीजों को संभालना जानते हैं। उसने अपना सिर घुमाया और दफ्तर के दरवाजे की ओर आवाज लगाई। नन्हा लियू, सहायक की वर्दी पहने एक युवक ने तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया और झुककर आदेशों की प्रतीक्षा करने लगा। आपका महामहिम, हो चानफेंग ने लापरवाही से हाथ हिलाया। गैंडाल्फ को महान खजाने में ले जाओ। उसने गैंडाल्फ की ओर देखा, उसकी मुस्कान में गर्व की भावना झलक रही थी। एक अपवाद के रूप में आप अंदर से 3 चीजें चुन सकते हैं। ये सुनकर एक तरफ खड़े ली गैंग ने आश्चर्य का भाव दिखाया। एक वस्तु 3 बन जाती है। इस बार राज्यपाल ने वाकई पूरी ताकत लगा दी है। ये देखकर जो हुआई ने तुरंत गैंडाल्फ को फिर से झुकने के लिए मजबूर किया। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद महामहिम। हो चानफेंग ने खुशी से हाथ हिलाया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सोच समझकर चुनाव करो, मेरे साथ विनम्रता मत बरतो। सहायक शियाओ लियू ने गैंडाल्फ को कृपया का इशारा किया। गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए जो हुआई ने अपने सहायक के साथ कार्यालय छोड़ने से पहले गवर्नर और ली गैंग को सिर हिलाकर अभिवादन किया। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। कार्यालय में केवल ली गैंग और हो चानफेंग ही बचे थे। ली गैंग के चेहरे से मुस्कान गायब होने से पहले ही उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ बोलना शुरू कर दिया। महामहिम, क्या एक साथ 3 चीजें भेजना कुछ ज्यादा ही नहीं है? उस खजाने की तिजोरी में रखी हुई सारी चीजें हमारी बहुत पहले से संचित संपत्ति हैं। हो चानफेंग अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया, उसका विशाल शरीर नर्म बैकरेस में धंस गया। उसने ली गैंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ली गैंग, तुम इतने अदूरदर्शी कब से हो गए? ये सुनकर ली गैंग अचंभित रह गया। हो चानफेंग ने मेज पर रखा चाय का कप उठाया और उसे ठंडा करने के लिए उस पर फूंक मारी। अगर राष्ट्रीय परीक्षा में गैंडाल्फ के वीरतापूर्ण प्रदर्शन के कारण ऐसा न होता, जहां उन्होंने एक बार फिर शीर्ष स्थान प्राप्त किया, इस बार हमारे डोंगिंग प्रांत ने बड़ी मुश्किल से ही अपनी खूबियों और खामियों के बीच संतुलन बना पाया है। अन्यथा हम दोनों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने चाय की एक घूंट ली और बोलना जारी रखा। इसके अलावा ये गैंडाल्फ एसएस रैंक का एक पेशेवर है। भविष्य की संभावनाएं असीमित हैं। क्यों न हम इस बात का फायदा उठाएं कि वह अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है, उसकी कुछ मदद करें और उसके साथ अच्छे संबंध बनाएं। एक बार जब वे सेना में मार्शल बन जाते हैं तो भले ही आप उन्हें कुछ देना चाहें, हो सकता है कि वे उसे चाहें ही न।
ये सुनने के बाद ली गैंग को अचानक सब कुछ समझ आ गया और उसके माथे पर पसीने की एक पतली परत आ गई। उसने तुरंत झुककर प्रणाम किया। महामहिम दूरदर्शी हैं। मैं आपका अधीनस्थ अदूरदर्शी रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक हिंदी मैक्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप नोवेल एक्सप्लेन से जुड़ सकते हैं। पूरा उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे टेलीग्राम प्रीमियम से जुड़ सकते हैं। हमारी ऑडियो बुक प्रीमियम सदस्यता 1 महीने के लिए 85 रुपये है, 3 महीने की सदस्यता 240 रुपये है और नोवेल एक्सप्लेन निःशुल्क है। कृपया ध्यान दें कि यह सामग्री हमारे समूह के लिए विशेष है। अगर आप इसे किसी और समूह में सुनते हैं तो चैनल की रिपोर्ट करें और ऐसी गतिविधियों को रोकने में हमारी मदद करें। हम हर हफ्ते 2 उपन्यास अपलोड करते हैं और हम सदस्यों की मांग पर भी उपन्यास अपलोड करते हैं। आप हमसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप सर्च_नोवेल एक्सप्लेन। टेलीग्राम उपयोगकर्ता नाम @असुरैक्स अध्याय 101 पवित्र प्रकाश और आध्यात्मिक जल। हो चांगफेंग ने अपनी चाय का कप नीचे रख दिया, जो मेज से टकराकर एक धीमी सी आवाज के साथ गिर गया। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और ऑफिस का माहौल थोड़ा भारी सा हो गया। ली गैंग, लू क्यूई और जो परिवार के बारे में आपके क्या विचार हैं? ली गैंग का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और वह और भी सीधा खड़ा हो गया। उन्होंने सोच समझकर अपने शब्दों का चयन किया और सावधानीपूर्वक बोले, महामहिम, मेरा मानना है कि इस मामले में कई संदिग्ध बिंदु हैं। राजधानी में जो परिवार और लियू परिवार के बीच संबंध हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल प्रतीत होते हैं। हो चांगफेंग ने नाक सिकुड़ी और उसका भारी भरकम शरीर कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, जिससे कुर्सी उसके वजन के कारण चरमरा उठी। लियू परिवार, उनकी पहुंच लगातार बढ़ती जा रही है। मैंने अभी तक उनके साथ हिसाब किताब भी नहीं निपटाया है, लेकिन उन्होंने मुझ पर दबाव डालने के लिए पहले ही लोगों को भेज दिया है। उसकी सिकुड़ी हुई आंखों में ठंडी रोशनी की एक हल्की सी चमक दिखाई दी, जो मुश्किल से ही नजर आ रही थी। कितना शानदार नजारा है। ली गैंग ने राज्यपाल की असंतुष्टि को भांप लिया और तुरंत स्थिति को समझ लिया। वह एक कदम आगे बढ़ा, उसकी आवाज धीमी हो गई। महोदय, जो परिवार और लियू परिवार के बीच कुछ संदिग्ध लेन देन जरूर चल रहा होगा। इसके अलावा ये छल कपट संभवतः जो परिवार से ही शुरू हुआ था। तो क्या आपको लगता है कि हमें जांच जारी रखनी चाहिए? हो चांगफेंग ने अपनी चाय का कप उठाया और बिना उसकी ओर देखे धीरे से भाप पर फूंक मारी। वह कप में तैरती चाय की पत्तियों को बस घूरता रहा और हंसते हुए बोला, जांच करना? किस बात की जांच? मुझे किसी जांच के बारे में कैसे पता नहीं चला? उसने अपनी पलकें उठाईं, ली गैंग की ओर देखा और एक रहस्यमय अर्थ के साथ मुस्कुराया। क्या आप हाल ही में छुट्टी पर नहीं गए थे? राज्यपाल होने के नाते मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आप निजी तौर पर क्या कर रहे हैं। ली गैंग को तुरंत समझ आ गया। उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान फैल गई और उसने आदरपूर्वक सिर झुकाया। हाँ, समझा। मैं आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ। मुझे सच में एक अच्छी छुट्टी लेने और घूमने फिरने की जरूरत है। ... काली रंग की लिमोजीन सैन्य क्षेत्र की मुख्य इमारत से रवाना हो गई। सहायक शियाओ लियू ड्राइवर की सीट पर एकाग्रचित और चुपचाप बैठी थी। गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए जो हुआई सीट पर पीछे की ओर झुक गया और खिड़की से तेजी से गुजरते हुए दृश्यों को देखने लगा। वाहन सैन्य क्षेत्र से बाहर नहीं निकला, बल्कि एक दूरस्थ क्षेत्र में और अंदर की ओर बढ़ गया। सड़क के किनारे ऊंची इमारतें धीरे धीरे कम होती गईं और उनकी जगह एक विस्तृत खुला मैदान आ गया। समतल भूमि के अंत में पूरी तरह से काले धातु से बनी एक विशाल इमारत एक मूक दैत्य की तरह जमीन पर पड़ी हुई थी। जो हुआई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ये जगह उनके लिए कुछ हद तक अप्रत्याशित थी। मैंने जिस तरह की कड़ी सुरक्षा की कल्पना की थी, वैसी सुरक्षा वहां बिल्कुल नहीं थी, जिसमें हर 3 कदम पर गार्ड और हर 5 कदम पर संतरी तैनात हों। इमारत के आसपास का इलाका पूरी तरह से सुनसान था, गश्त करता हुआ एक भी सैनिक नजर नहीं आ रहा था। हालांकि जैसे ही वाहन पास आया, जो हुआई स्पष्ट रूप से हवा में व्याप्त दिल दहला देने वाली ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। उसने इमारत की बाहरी दीवार की ओर देखा। दीवारों पर असंख्य जटिल प्रतीकों की घनी नक्काशी की गई है। ये प्रतीक आपस में गुथे हुए एक विशाल अदृश्य जाल का निर्माण करते थे, जिससे एक हल्की सी चमक निकलती थी जो पूरी इमारत को घेर लेती थी। सहायक शियाओ लियू ने विशाल धातु के गेट के सामने कार खड़ी की, बाहर निकली और एक दस्तावेज दिखाया। द्वार के बगल में बने पहरेदार चौकी पर केवल 2 सैनिक तैनात थे। उन्होंने दस्तावेज लिया, उसकी सावधानीपूर्वक जांच की और फिर सावधान मुद्रा में खड़े होकर शियाओ लियू को सलाम किया। बस भारी द्वार धीरे धीरे ऊपर उठा, जिससे एक गहरी नीचे की ओर ढलान दिखाई दी। दोनों वापस कार में बैठ गए और धीरे धीरे रैंप से नीचे उतरकर भूमिगत क्षेत्र में चले गए। मेरे सामने का नजारा अचानक खुल गया। वह विशाल भूमिगत स्थान दिन के उजाले की तरह ही रोशन था। करीने से सजी अलमारियों की कतारें अनगिनत जादुई क्रिस्टलों से भरी हुई थी। ये जादुई क्रिस्टल आकार और रंग में भिन्न होते हैं और एक कोमल चमक उत्सर्जित करते हैं जो पूरे स्थान को स्वप्निल तरीके से रोशन करती है। उस स्थान के दूसरी ओर दर्जनों भयावह दिखने वाली विशाल तोपें खड़ी थीं। तोप ठंडी धातु जैसी चमक से दमक रही थी और उसका मुंह घोर काला था, मानो वह सारी रोशनी को निगल सकती हो। ये जादुई तोप है। जादुई क्रिस्टलों से संचालित ये युद्ध मशीन इतनी शक्तिशाली है कि एक पहाड़ को भी समतल कर सकती है। जो हुआई की चेतना गैंडाल्फ के शरीर के भीतर थी, वह हवा में व्याप्त प्रचुर ऊर्जा को महसूस कर रहा था और उसका हृदय भी उत्तेजित हो गया था। डोंगनिंग प्रांत के जादुई क्रिस्टल भंडार वास्तव में सराहनीय हैं। जादुई क्रिस्टल एक दुर्लभ रणनीतिक संसाधन है, जो न केवल जादुई तोपों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर रक्षात्मक संरचनाओं के संचालन को बनाए रखने के लिए मूल आधार के रूप में भी कार्य करते हैं। इसका स्रोत अत्यंत अस्थिर है और इसे केवल कुछ प्राचीन और गुप्त क्षेत्रों में ही निकाला जा सकता है। कालकोठरियों के विपरीत, एक बार गुप्त क्षेत्र खुल जाने के बाद ये बार बार रिफ्रेश नहीं होगा। उनके पास विशाल क्षेत्र और जटिल वातावरण है, जहां जानवर अधिक शक्तिशाली होते हैं और निश्चित रूप से संसाधन अधिक प्रचुर मात्रा में होते हैं। डोंगनिंग प्रांत के महान शिया साम्राज्य में जादुई क्रिस्टल के कुछ प्रमुख उत्पादकों में से एक बनने का कारण यह है कि इसकी सीमाओं के भीतर 2 प्राचीन गुप्त क्षेत्र खोजे गए हैं जिनका अभी तक पूरी तरह से अन्वेषण नहीं किया गया है। ज़ियाओ लियू ने गैंडाल्फ के आश्चर्य को महसूस किया और उसके चेहरे पर गर्व की झलक दिखाई दी। श्रीमान गैंडाल्फ, यहाँ जो भंडारित है वह हमारे सैन्य जिले के भंडार का केवल एक हिस्सा है। वह इस स्थल पर ज्यादा देर नहीं रुका। जल्द ही उसके सामने एक और द्वार धीरे धीरे खुल गया। वाहन अंदर आया और तहखाने के दूसरे तल में प्रवेश कर गया।
यह मंजिल काफी छोटी और शांत है। खुरदरी अलमारियों की जगह अब बेदाग कांच के डिस्प्ले केस की कतारें लगा दी गई हैं। डिस्प्ले केस के अंदर उपकरण शांतिपूर्वक व्यवस्थित किए गए हैं, जो एक ऐसी रोशनी बिखेरते हैं जो या तो संयमित होती है या फिर भड़कीली। यहाँ के उपकरण कम से कम उत्कृष्ट गुणवत्ता के हैं। शाओ लियू ने कार पार्क की बाहर निकली और गैंडाल्फ को कृपया का इशारा किया। श्रीमान गैंडाल्फ, ये तल उपकरण क्षेत्र है। राज्यपाल की विशेष अनुमति से आप यहाँ देख सकते हैं। उसने पास ही स्थित एक डिस्प्ले केस की ओर इशारा किया। वहाँ काफी सारी लाठियां हैं, जिनमें बहुत अच्छी खूबियां हैं, शायद कोई एक आपके लिए उपयुक्त हो। जू हुआई ने गैंडाल्फ को कार से बाहर निकाला। उन्हें वास्तव में उपकरणों की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। ओएजी के साथ आप अपनी इच्छानुसार कोई भी उपकरण बनवा सकते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ हैं, तो एक नजर डालने में कोई हर्ज नहीं है। वह लाठियों के डिस्प्ले केस के पास गया और उस पर सरसरी नजर डाली। अचानक उसकी नजर एक छड़ी पर पड़ी। यह एक छड़ी थी जो पूरी तरह से गहरे लाल रंग की थी, जिसके शीर्ष पर एक जलता हुआ क्रिस्टल जड़ा हुआ था। ब्लेजिंग इंस्पिरेशन के कर्मचारी, गुणवत्ता उत्कृष्ट, स्तर LV25, संपत्ति विशेष प्रभाव, सभी अग्नि प्रकार के कौशल की कूलडाउन अवधि 10% कम हो जाती है। जू हुआई के होंठ फड़क उठे। वह स्टाफ से बहुत अच्छी तरह परिचित था। क्या ये वही कलाकृति नहीं है जिसे ओएजी ने कुछ दिन पहले ही बनाया था और नीलामी में 500,000 युआन से अधिक में बेचा था? अप्रत्याशित रूप से इसे सेना द्वारा इतनी जल्दी अधिग्रहित कर लिया गया और सैन्य क्षेत्र के खजाने में रख दिया गया। उसे अचानक ये कुछ हद तक मनोरंजक लगने लगा। शायद कुछ समय बाद इस खजाने में मौजूद सभी उपकरणों को ओएजी द्वारा निर्मित उपकरणों से बदलना पड़ेगा। उसने अपना सिर हिलाया, उपकरणों को देखना बंद कर दिया और अगले क्षेत्र की ओर चल पड़ा। यहाँ के डिस्प्ले केस तरह तरह के अजीबोगरीब आकार की सामग्रियों से भरे हुए हैं। एक दैत्य का हृदय, एक अजगर का उल्टा तराजू, बर्फ के क्रिस्टल जो शीतलता बिखेरते हैं। ये सभी दुर्लभ सामग्रियां हैं जो केवल आपदा स्तर के बॉस से ही प्राप्त की जा सकती हैं। यह उच्च कोटि के लोहारों और कला कौशल के उस्तादों के लिए एक बहुमूल्य खजाना है। जू हुआई को फिलहाल इसकी जरूरत नहीं थी और उसने बस कुछ बार यूं ही इस पर नजर डाली। आगे स्क्रॉल करने का क्षेत्र है। प्रत्येक प्राचीन पांडुलिपि को एक विशेष ऊर्जा कवच के अंदर सील किया गया था। ये सभी द्वितीय संस्करण के स्क्रॉल हैं। एक बार जब कोई पेशेवर 30वें स्तर पर पहुंच जाता है, तो उसे दूसरी बार नौकरी में पदोन्नति का एक अवसर मिलेगा। अपने जॉब ग्रेड से मेल खाने वाले दूसरे जॉब एडवांसमेंट स्क्रॉल का उपयोग करने से जॉब एडवांसमेंट क्वेस्ट शुरू हो जाएगी। इस कार्य को पूरा करने से आप सफलतापूर्वक दूसरे पदोन्नति स्तर तक पहुंच सकेंगे। दूसरी पदोन्नति के 2 संभावित परिणाम हैं। सबसे पहले, इसमें करियर में उन्नति के अवसर हैं। उदाहरण के लिए, बी लेवल के पेशेवर को ए लेवल में पदोन्नत होने का अवसर मिल सकता है। दूसरे, पेशा तो वही रहता है, लेकिन सभी गुणों में जबरदस्त वृद्धि होती है। पेशेवरों के लिए अपनी किस्मत बदलने का ये दूसरा मौका है। लेकिन उच्च प्रतिफल का अर्थ उच्च जोखिम भी होता है। दूसरी नौकरी में पदोन्नति पाने के प्रयास में विफलता की दर बेहद अधिक है। सफलता दर 20% से भी कम है। यदि वे असफल होते हैं, तो वे उस स्क्रॉल की शक्ति द्वारा भस्म हो जाएंगे और मौके पर ही मारे जाएंगे। इसलिए द्वितीय श्रेणी के स्क्रॉल की दुर्लभता और मूल्य के बावजूद